हैं एटम। एटम जिसको हिंदी में कहा जाता है परमाणु। कुछ मैं आपको बच्चों वाली चीजें बताने वाली हूँ आज। जो बच्चा साइंस बैकग्राउंड से उसके लिए तो बहुत छोटी चीजें होंगी ये, बट कुछ कुछ चीजें उनको भी नहीं आएंगी ये। देखो एटम क्या होता है। एटम क्या होता है? परमाणु। एटम को हिंदी में बोलते हैं परमाणु। ब्रह्मांड का वो सबसे छोटा पार्टिकल जिसको आप आगे डिवाइड नहीं कर सकते, उसको हम एटम या परमाणु का नाम देते हैं। सौमित्रा एमसीक्यू बैच में प्लीज, कल क्लास लगेगा एमसीक्यू बैच में, मेरी कल क्लास लगेगा एमसीक्यू बैच में। ये बसंत जहां बहुत परेशान है, सच में ये बहुत परेशान है। मैंने कह दिया ना, आई वगैरह जो हो गया वो मैं यूट्यूब पे क्लास डालूंगी, आप वहां पे देख लेना, डोंट वरी। अभी तो आया, मैं आई डिजिटल बोर्ड का वेट कर रही थी, अभी आया डिजिटल बोर्ड तो क्लास लगवा के मैं खत्म करवा दूंगी आई, ठीक है मैम। सीबीटी फर्स्ट के लिए जो हमने पढ़ा है वो सीबीटी 2 के लिए बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा। और वैसे भी सीबीटी 2 का आपका बैच आएगा, वहां से भी पढ़ सकते हैं। केवल लिंक मांगा था एमसीक्यू का। अरे यार संदीप, तुम मतलब क्या बोलना चाहते हो? किस एमसीक्यू का लिंक मांगा था? फिर तुम गुस्सा दिलाने का काम करने लग गए। मैम पेपर तो गया ना, तो एमसीक्यू मेरे पास जितने थे उतने मैंने अपलोड करवा दिए थे। चलो देखो देखो, एटम क्या होता है तो आप याद रखिए, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ यूनिवर्स दैट कैन नॉट डिवाइडेड फर्दर। ठीक है, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ यूनिवर्स दैट कैन नॉट डिवाइडेड फर्दर। परमाणु ब्रह्मांड का वो सबसे छोटा भाग है जो जिसको आगे विभाजित नहीं किया जा सकता। तो एटम क्या होगा? इस यूनिवर्स में जितने भी पार्टिकल्स हैं उनका सबसे छोटा पार्ट जिसको आगे आप डिवाइड नहीं कर सकते, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हम एटम। ठीक है, नेक्स्ट आता है एटम के कितने सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। तो आप सबको पता है कि एटम के कितने सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। तो एटम के 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 इज इलेक्ट्रॉन, नंबर 2 इज प्रोटॉन एंड नंबर 3 इज न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। जो एटम है, इस एटम के सेंटर में आपका क्या रहता है? इस एटम के सेंटर में हमारा न्यूक्लियस रहता है। इस सेंटर में इसको कहा जाता है न्यूक्लियस। अरे भैया, हमें इतने डिजिटल बोर्ड की आदत नहीं है, सब रब हो गए। हम पढ़ा रहे थे, ये सारा क्लीन हो गया। चलो वापस लिखते हैं। मैम सीजीएल में साइंस का वेटेज कितना होता है? मोहम्मद अरशद, सीजीएल में 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन बायो के मिलेंगे, 1 से 2 क्वेश्चन केमिस्ट्री के मिलेंगे, 1 से 2 फिजिक्स के मिलेंगे। ठीक है, बता दिया है मैंने। साइंटिफिक नाम तो याद आपको करनी पड़ेंगे, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। देखिए वापस लिखती हूँ मैं, थोड़ा सा ये रब हो गया, मुझे इसकी आदत नहीं है। देखिए एटम, अरे क्या हो गया इसको, कैसे चलेगा ये? एटम क्या होता है जिसको हिंदी में कहा जाता है परमाणु। तो एटम इस यूनिवर्स का, इस ब्रह्मांड का वो सबसे छोटा पार्टिकल है जिसको आगे आप डिवाइड नहीं कर सकते, उसको हम एटम बोलते हैं। एटम के कितने सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं? 3 होते हैं। पहला इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और तीसरा कौन सा होता है? न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, आप सबने पढ़ रखा है स्कूल में कि ये एटम होता है, परमाणु होता है। परमाणु के सेंटर में क्या होता है? परमाणु के सेंटर में, परमाणु के बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस का एक नाम और होता है, इसको न्यूक्लियॉन्स भी कहा जाता है। अच्छा, एक बार सीजीएल ने पूछा कि न्यूक्लियॉन्स के अंदर कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं? न्यूक्लियॉन्स, इसको न्यूक्लियस या इसको न्यूक्लियॉन्स दोनों नाम से जाना जाता है। हिंदी में इसको कहा जाएगा नाभिक, हिंदी में इसका नाम नाभिक होगा। ठीक है, इसको न्यूक्लियस, इसको न्यूक्लियॉन्स दोनों कहा जा सकता है। और इस न्यूक्लियॉन्स के अंदर क्या होते हैं? तो इसके अंदर मैम एक तो प्रोटॉन होता है और एक क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला होता है। न्यूट्रॉन क्या होता है मैम? न्यूट्रल होता है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, और इसके जो बाहर ये जो आपको मैंने राउंड राउंड इस शेल बना रही हूं, इनको केमिस्ट्री की लैंग्वेज में नाम दिया जाता है ऑर्बिट, और हिंदी में इनको कहा जाता है कक्ष। और इन ऑर्बिट्स में कौन होते हैं? तो इसमें नेगेटिव चार्ज होता है, और नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर होता है? इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है। तो मैम आप कहना क्या चाह रही हो? तो मैं ये कहना चाह रही हूँ एटम इस यूनिवर्स का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिसको आप आगे डिवाइड नहीं कर सकते। और इस एटम के 3 सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन कहाँ रहते हैं? तो इसके सेंटर में,
और सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस या न्यूक्लियस होता है, ठीक है। और बाहर जो मैंने ये राउंड राउंड सेल्स बनाई हैं उनको हम नाम क्या देते हैं, ऑर्बिट या कक्षा का नाम देते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आपके पास ये आ सकता है कि इस न्यूक्लियस की या इस न्यूक्लियस की खोज किसने की, इस नाभिक की खोज किसने की। तो सबको पता है न्यूक्लियस की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने की थी। रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस या नाभिक की खोज की थी। एक एक्सपेरिमेंट था अगर आपको याद हो तो, जिसमें क्या किया था, एक एमीटर लगाया, जैसे अल्फा पार्टिकल थ्रो करवाए, बीच में गोल्ड का फॉइल रखा, कुछ ऐसे चले गए, कुछ ऐसे चले गए, कुछ जहां से आए वहां वापस चले गए। और उस एक्सपेरिमेंट का नाम कौन सा था, उस एक्सपेरिमेंट को बोला जाता था अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, और हिंदी में नाम है इसका अल्फा परिकीर्णन अनुप्रयोग। तो आपसे कभी भी एग्जाम में पूछ लिया जाए कि नाभिक की खोज किसने की, रदरफोर्ड ने की, कौन सा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके, आप बोलोगे बाय परफॉर्मिंग अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। और इसमें कौन सी मेटल का फॉइल यूज किया था, गोल्ड का किया था। गोल्ड का क्यों किया था तो मैं बता चुकी हूं, क्योंकि गोल्ड इज द हाईएस्ट डक्टाइल एंड हाईएस्ट मैलिएबल मेटल। सोना सबसे ज्यादा आघातवर्धनीय और सबसे ज्यादा आपका सॉफ्ट या आप बोल सकते हैं तन्य धातु होती है। क्या बोल रहे हैं संदीप, बायोलॉजी का मांगा था, नहीं देना तो बोल देती। बोल देती कैसे बात कर रहे हो आप टीचर से, बोल देते बोला जाता है टीचर को। अब आपके पास नहीं है, हम कहीं और से मांग मैनेज कर लेंगे। अरे तो आप कर लीजिए मैनेज। रेडियो एक्टिविटी सर पढ़ा गए हैं, मोहम्मद अरशद फिजिक्स वाले सर पढ़ा गए हैं रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। देखो रवि सर ने बता दिया है रेडियो एक्टिविटी, तुम लोगों को ये भी नहीं पता होता क्या पढ़ाया किसने पढ़ाया, ठीक है। तो याद रखिएगा कि रदरफोर्ड जी ने किसकी खोज की थी, तो न्यूक्लियस की, और कौन सा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके, तो आप बताएंगे अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। क्लियर है। अब देखो ये जो न्यूक्लियस के बाहर ये जो मैंने आपको बनाई है राउंड राउंड सेल्स, जिनको नाम क्या दिया जाता है, जिनको हम नाम क्या देते हैं, जिनको नाम देते हैं हम ऑर्बिट या कक्ष का नाम देते हैं, ठीक है। देखिए ये आपका एटम का न्यूक्लियस, ये मैंने आपका न्यूक्लियस बना दिया, एन लिख दिया। और इसके बाहर ये जो मैंने शेल्स बनाई हैं इसको केमिस्ट्री में नाम देते हैं हम क्या, तो इसको केमिस्ट्री में हम नाम देते हैं ऑर्बिट। अब क्वेश्चन आता है कि कितनी सेल्स होती है न्यूक्लियस के बाहर। वैसे तो कितनी भी हो सकती है, डिपेंड करता है किसका आपने एटम लिया है, ठीक है। देखिए ये जो न्यूक्लियस के सबसे पास वाली ऑर्बिट होती है इसका नाम होता है के शेल, के शेल बोल सकते हैं, या आप इसको बोल सकते हैं, हाँ एटम से भी छोटा होता है, मैं बता देती हूं, एटम से छोटा नहीं, आपने गलत लिख दिया, एटम से छोटा नहीं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से छोटे पार्टिकल भी, अभी तो आपने पढ़ा होगा जो नासा की एक थ्योरी आई थी, जो आर्टिकल आया था कि भाई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से भी छोटे पार्टिकल एग्जिस्ट करते हैं, जिनका नाम क्या होता है, जिनको बोला जाता है क्वार्क, जिनका नाम होता है क्वार्क। और जब एक क्वार्क दूसरे क्वार्क से मिलता है तो ये बनाते हैं प्रोटॉन, या एक क्वार्क दूसरे क्वार्क से मिलता है तो ये बनाते हैं न्यूट्रॉन। आपको इतना नहीं पढ़ना है, आपके सिलेबस में नहीं है, फिर मैं आपको जनरल नॉलेज के लिए बता देती हूँ कि आज तक हम मानते थे, अभी तक हम मानते थे कि जो एटम है उसके सब एटॉमिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, बट अब तो इसको क्या बोल, वेजिटेबल में हाइड्रोजनेशन की कौन सी रिएक्शन, हाँ, तो अब क्या बोलने लग गए कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से भी छोटे पार्टिकल एग्जिस्ट करते हैं एटम के अंदर, और जिनका नाम क्या होता है क्वार्क। जब दो क्वार्क आपस में मिलते हैं तो वो प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का निर्माण करते हैं, ठीक है। हाँ आज क्लास एंड होगी बिल्कुल। देखिए तो ये जो न्यूक्लियस के पास में शेल होती है इसको कहा जाता है के, उसके बाद आती है एल, उसके बाद आती है एम, और उसके बाद आती है एन, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है, के एल एम एन, ठीक है। जब के और इन शेल्स में कौन रहते हैं, तो इनमें इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ये तो कोई बताने वाली बात ही नहीं, आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। अब एक बात याद रखना, जब लोअर एनर्जी वाली शेल से हाई एनर्जी वाली शेल में, या आप इसको ये याद रखो, न्यूक्लियस के पास वाली सेल से अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन के से एल में जाना चाहता है तो इस इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी, उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, ऊर्जा की रिक्वायरमेंट होगी। बट अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन एन शेल में है, एन ऑर्बिट में, अगर वो एम में आएंगे तो वो एनर्जी क्या करेंगे, रिलीज करेंगे। तो मैं कहना, अरे पॉलीमर पढ़ा दिया है तुम लोग यार, तुम लोगों को ये नहीं पता होता तुम्हें मैम ने क्या पढ़ाया है
क्या नहीं पढ़ाया है? क्या तुम एग्जाम में करोगे यार? फादर ऑफ केमिस्ट्री क्या लिखा हुआ है आपने? मैंने पॉलीमर पढ़ा दिया, एक एक करके सारे पॉलीमर लिखवाए थे मैंने। तुम लोगों को अभी तक बैच खत्म होने को आ गया, लास्ट क्लास है, तुम्हें ये नहीं पता लग रहा है मैम ने पढ़ाया क्या है। बस तुम्हें टीचर में कमियां निकालनी है। देखो, तो आपको एक बात याद रखनी चाहिए कि जब के शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, जब वो के शेल से एल शेल में जाएंगे तो वो क्या एनर्जी क्या करेंगे? एब्जॉर्ब करेंगे, ऊर्जा का अवशोषण करेंगे। बट जब एन से एम में आएंगे या एम से एल में आएंगे या एल से के में आएंगे तो वो एनर्जी क्या करेंगे? रिलीज करेंगे। ठीक है। और इन के एल एम एन शेल में क्या होते हैं? इनमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स पे कैसे चार्ज होते हैं? तो इन इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है आपको पता ही है। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि इन ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फिल करने का फॉर्मूला क्या होता है? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल में आप कैसे फिल कर सकते हो? तो इलेक्ट्रॉन में इन जो ऑर्बिट्स होते हैं, इन जो कक्षाओं में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फिल करने का फॉर्मूला होता है उसको कहा जाता है 2n²। क्या कहा जाता है उसको? 2n²। यहां पर n क्या है? ध्यान से सुनना। n होता है नंबर ऑफ ऑर्बिट। n क्या होता है? नंबर ऑफ ऑर्बिट। और हिंदी में क्या होगा? कक्षों की संख्या या कक्ष की संख्या। n क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिट। जितने भी नंबर की शेल है, जैसे k क्या होती है? एक नंबर की। देख लीजिए, सुन लीजिए ध्यान से। k एक नंबर वाला ऑर्बिट होता है, l 2 नंबर वाला होता है, m 3 नंबर वाला है, n वाला 4 नंबर वाला है। तो नंबर ऑफ ऑर्बिट्स क्या होते हैं? n को रिप्रेजेंट करते हैं। एक बार सीजीएल ने पूछा कि यहां पर n² क्या है? ये जो n² क्या है, कोई बता सकता है मुझे n² क्या होता है? जल्दी बताइए, n² क्या होता है? कोई बता सकता है? हाँ, n² होता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स को कहा जाता है n²। और हिंदी में इसको कहा जाएगा कक्षकों की संख्या। ये कक्ष है, ये कक्षकों की संख्या। एक्चुअली कुछ भी नहीं है। इस मॉडल को कहा जाता था 2D मॉडल और इसको कहा जाता था 3D मॉडल। n यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है जितने नंबर की शेल है, जितने नंबर का ऑर्बिट है, उसको n कहा जाता है। और n² फिर आगे चल के 3D मॉडल आ गया था SPDF वाला, ये KLMN वाला था। ठीक है। तो याद रखना, यहाँ पर n² का मतलब है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स और n का मतलब है नंबर ऑफ ऑर्बिट। ठीक है। अब देखिए, इनमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैसे फिल कर सकते हो आप याद रखिएगा। k एक नंबर की शेल होती है, तो इस k में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम? तो आप फॉर्मूला लिख दो 2 × 1, 2 n²। तो n की जगह क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ ऑर्बिट। और जो k है उसमें उसका नंबर ऑफ ऑर्बिट कितना होता है? कौन सा है वो? एक नंबर वाला ऑर्बिट। तो आप जब यहाँ पर 2 × 1 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा? 2 आएगा। तो k में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने फिल कर सकते हैं आप? 2। ऐसे ही आप l का निकाल लो। l में कितने आएंगे? 2 नंबर वाला ऑर्बिट है, तो 2 × 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? यहाँ पर कितने आएंगे? 8 आएंगे। पता ही है, जब 3 को रखेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। और जब n 4 नंबर लिखेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 32, 32 हो जाएगा। तो कहने का मतलब मैम ये कहना चाह रही हैं आपको कि इन शेल के अंदर, इन ऑर्बिट के अंदर जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आप फिल कर सकते हैं वो किस फॉर्मूले के थ्रू कर सकते हैं? तो आपको बताना है किस फॉर्मूले के थ्रू? 2n² फॉर्मूले के थ्रू। n क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिट। ये 2D मॉडल में था, आगे चलकर SPDF वाला आ गया जिसको 3D मॉडल बोलते हैं। और जिसके अंदर, अरे भैया ये बड़ा बड़ा छोटा वोटा कहाँ से हो जाता है? हमें तो समझ में भी नहीं आ रहा इतना हमें पढ़ाने का। और n² क्या है? तो n² आप बताएंगे यहां पर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स है। ठीक है। देखिए, तो k में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं आप बताएंगे? 2। l में कितने आ सकते हैं? 8। m में कितने आ सकते हैं? 18। और n में कितने आ सकते हैं? 32। किस फॉर्मूले के थ्रू? 2n² में। ठीक है। इतनी बात आपको याद रखनी है। मैम आपसे इतना केमिस्ट्री करा दिया है, घटना चक्र से कोई भी क्वेश्चन आउट नहीं हो रहा। अरे वाह, प्रशांत त्यागी फ्रॉम मोदी नगर। ओके, बहुत बढ़िया लगा हमें सुनकर। ऑफलाइन एंड जस्ट वांट टू से थैंक्स बिकॉज ऑफ योर क्लास आई स्कोर 25 आउट ऑफ 30। प्रीतम सिंह, थैंक यू सो मच। मतलब जब बच्चे टीचर की इतनी तारीफ करते हैं और ये सेंटेंस बोलते हैं कि हमारे एग्जाम में इतने अच्छे क्वेश्चन हमने कर दिए, तो मतलब दिल ना गदगद हो जाता है टीचर का
किसी ने भी मैम का क्लास नोट्स बनाया बायोकेमिस्ट्री में तो हिंदी में तो दे दीजिएगा इनको, मैम को। अगर किसी ने नोट्स बनाए हैं तो प्लीज मैम को दे दीजिए, मैम या सर जो भी मांग रहे हैं इनको दे दीजिए। देखो उसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले एटॉमिक थ्योरी किसने दी थी, सबसे पहले एटम के बारे में किसने बताया था, बता सकते हैं क्या? जल्दी बताओ। ये कुछ क्वेश्चंस है, बहुत बच्चों वाले क्वेश्चन है, मुझे करवाने पड़ेंगे क्योंकि कुछ बच्चे साइंस बैकग्राउंड से नहीं है। हिंदी में बोलेंगे सबसे पहले परमाणु सिद्धांत किसने दिया था, जल्दी बताइए। एटॉमिक थ्योरी सबसे पहले किसने दी थी, एटॉमिक थ्योरी सबसे पहले किसने दी थी, जल्दी बताइए। एटॉमिक थ्योरी किसने दी थी सबसे पहले? जल्दी बताएं, एटॉमिक थ्योरी किसने दी थी, जल्दी बताइए किसने दी थी? एटॉमिक थ्योरी सबसे पहले दी थी, मैं बता देती हूं अगर आप नहीं बता पा रहे हैं तो, जॉन डोल्टन ने, जॉन डोल्टन ने। ठीक है, तो सबसे पहले एटॉमिक थ्योरी के बारे में बताने वाले साइंटिस्ट कौन से थे? तो जॉन डोल्टन थे, यही आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपके इतने सारे क्वेश्चंस यहां से हो गए। क्या पढ़ा आपने? एटम के 3 सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, बट इनसे भी छोटे पार्टिकल एग्जिस्ट कर सकते हैं जिनको हम क्वार्क का नाम देते हैं। 2 क्वार्क मिलकर आपस में प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का निर्माण करते हैं। उसके बाद आपको याद रखना है कि ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमेशा ऑर्बिट में रिवॉल्व करते रहते हैं, चक्कर काटते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, और जो आपका न्यूक्लियस है उसके ऊपर ओवरऑल कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। और इन इलेक्ट्रॉन को, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हम कैसे सेल में फिल कर सकते हैं? तो एक फॉर्मूला होता है 2n², और n यहां पर क्या होता है? तो नंबर ऑफ ऑर्बिट, जितना भी नंबर ऑफ ऑर्बिट है उसको मल्टीप्लाई कर दो, उसको स्क्वायर कर दो, आपके आंसर आ जाएंगे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फिल करने के। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपको क्या याद रखना है? नेक्स्ट है कि हम एटम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो मैंने बोला आपको कि मुझे बताओ ऑक्सीजन जो एटम है उसको मैं कैसे लिखूं, ऑक्सीजन को कैसे लिखूं, तो ऑक्सीजन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे आप? तो आपने देखा होगा हम ऑक्सीजन को कैसे लिखते हैं, यहां पर लिखते हैं 8 और यहां पर लिखते हैं 16। ऐसे ही मैंने लिखा, आप सोडियम को बताओ, सोडियम को कैसे लिखोगे? तो आप लिखकर बताओगे मैम यहां 11 लिखते हैं और यहां पर क्या लिखते हैं? 23 लिखते हैं ना। हाँ, ये बोर्ड ठीक नहीं है, अरे भैया ऐसे मत बोलो, इस बोर्ड के लिए तो बहुत बहुत हमने मशक्कत लगाई है तब जाकर ये बोर्ड आया है, ऐसे मत बोलो। ठीक है, देखो तो एटम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम? एटम के सेंटर में क्या लिखते हैं? तो एटम के सेंटर में हम लिखते हैं उसका सिंबल, उसका सिंबल लिखते हैं एटम के सेंटर में। और उसके बाद क्या लिखते हैं हम? यहां पर लिखते हैं उसका एटॉमिक नंबर। ये 8 क्या लिखा है मैंने यहां पर? तो मैम ये लिखा है आपने एटॉमिक नंबर। और हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या याद रखेंगे, इसको क्या लिखा है मैंने? परमाणु संख्या। और ये ऊपर मैंने 16 क्या लिखा है मैम? ये आपने लिखा है एटॉमिक, ये मैंने लिखा है यहां पर क्या? तो एटॉमिक मास, एटॉमिक मास। और हिंदी में क्या लिखेंगे आप? द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार, द्रव्यमान भार या द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार। सर ये एक चीज सही, सर एक चीज सही कर दीजिए, इसका ना पता नहीं अपने आप ऊपर बड़ा साइज छोटा साइज आता है, समझ में नहीं आ रहा हमें। एक मिनट वेट कीजिए, भरत सर कुछ ठीक कर रहे हैं इसकी सेटिंग्स, एक बार रुक जाइए, 1 मिनट वेट कीजिए।
हाँ जी, आइए वापस। मैम आपके टच होने से जूम हो जा रहा है। हाँ, मुझे भी ऐसा लग रहा था कि मेरे टच होने से जूम हो रहा है। देखिए अब सही है। अब भरत सर ने थोड़ी सेटिंग सही कर दी। हमें तो ये टेक्निकल चीज़ थोड़ी कम समझ में आती है। देखिए अब मैंने आपको क्या पढ़ाया, मैं आपको पढ़ा रही हूं कि एटम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम कैसे लिखते हैं एटम को। क्या लाइट नहीं है क्या? देखिए देखिएगा, तो मैंने आपको क्या बताया, तो मैं आपको पढ़ा रही हूं कि एक एटम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम। ठीक है, देखिए भरत सर भी आपके जितना ही एक्सपीरियंस है, नहीं भरत सर को ज्यादा एक्सपीरियंस है, हमें नहीं है। देखिए तो एटम को आपने देखा होगा हम कैसे लिखते हैं, ऑक्सीजन लिखा, ये एटम का क्या होता है, सिंबल। ऐसे ही आपने सिंबल लिखा होगा सोडियम, सोडियम का सिंबल क्या होता है, Na। ये इनका लैटिन वर्ड है, सोडियम को लैटिन भाषा में Na से लिखा जाता है, तो वहां पर लिखा जाता है। ठीक है, देखिए अब देखिए ऑक्सीजन आपने यहां लिखा होगा 8, यहां पर लिखा होगा 16, और ऐसे ही आपने यहां पर लिखा होगा सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 11, और यहां लिखा होगा 23। पहली बात तो ये 11 क्या होता है, तो ये 11 होता है एटॉमिक नंबर, और जिसको हिंदी मीडियम वाले बच्चे याद रखेंगे, इसको परमाणु संख्या का नाम दिया जाता है। और ये ऊपर वाला क्या लिखा है मैंने, ये लिखा है मैंने एटॉमिक मास, और एटॉमिक मास को क्या कहा जाता है, परमाणु भार का नाम दिया जाता है, परमाणु भार का नाम दिया जाता है। ठीक है, तो एक एटम को कैसे लिखा जाता है मैम, एटम के पैरों में लिखा जाता है उसका एटॉमिक नंबर, और ऊपर क्या लिखा जाता है, उसका एटॉमिक मास लिखा जाता है। अब देखिए जैसे मैंने यहां पर लिखा है 8, 8 क्या लिखा है मैंने, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर लिखा है, और ऊपर मैंने क्या लिखा है, एटॉमिक मास लिखा है। और एटम को नॉर्मल एटॉमिक नंबर का सिंबल क्या बताया था मैंने, आप सबको याद होगा एटॉमिक नंबर को किससे लिखा जाता है, ये आरआरबी ने पूछा भी था कि एटॉमिक नंबर का सिंबल क्या और एटॉमिक मास का सिंबल क्या है। जल्दी बताइए एटॉमिक नंबर का सिंबल क्या होता है, जल्दी से बताइए एटॉमिक नंबर का सिंबल क्या होता है, जल्दी बताइए एटॉमिक नंबर का सिंबल क्या होता है और एटॉमिक मास का क्या होता है, जल्दी बताएं, उसके बाद ही मैं आगे क्लास स्टार्ट करूंगी क्योंकि मैं पढ़ा चुकी हूं आपको। मैम प्लीज हेल्प एंटी सिलेक्शन में ब्रिंग ए क्लासेस कोर्स। हाँ एक क्रैश कोर्स लाने वाले हैं हम, डोंट वरी। देखिए एटॉमिक नंबर को मैं बता देती हूँ अगर आप नहीं बता रहे हैं, तो एटॉमिक नंबर का सिंबल क्या होता है Z, और एटॉमिक मास का सिंबल क्या होता है A। तो एक कॉमन एटम को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम एटम को X के नाम से लिखते हैं, एटम को हम X के नाम से लिखते हैं, और यहां पर उसका एटॉमिक नंबर Z से लिखते हैं, और यहां पर उसका एटॉमिक मास A के नाम से लिखते हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। अब नेक्स्ट देखिए आपका यहां पर क्या है, नेक्स्ट आपको पढ़ना है कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन कैसे निकाले जाते हैं। ये मैंने आपको नहीं बताया था शायद, आज बता देती हूं मैं आपको कि एक एटम की न्यूक्लियस से प्रोटॉन न्यूट्रॉन का कैसे पता लगता है। सबसे पहला है आपका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, और इसको हिंदी में कहेंगे परमाणु संख्या। हिंदी में क्या कहेंगे इसको, परमाणु संख्या। देखो एटॉमिक नंबर क्या होता है जिसको हम Z से डिनोट करते हैं, एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। ध्यान से सुनना, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अच्छा है। नंबर ऑफ प्रोटॉन, किसी भी एटम के सेंटर में जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन है वही उसका एटॉमिक नंबर होता है, वही उसका परमाणु संख्या होता है। बट यहां पर एक सब कंडीशन और आती है, ये एटॉमिक नंबर है वो कभी कभी इक्वल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। बट कब होगा, जब वो एटम क्या होगा, जब वो एटम न्यूट्रल होगा, जब वो एटम क्या होगा, न्यूट्रल होगा। ठीक है, देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल कब होगा, जब वो न्यूट्रल होगा। और न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, उदासीन, और उदासीन का मतलब क्या होता है, उसके ऊपर कोई भी चार्ज
नहीं होना चाहिए। मैं आपको क्या बताना चाह रही हूं, समझ लीजिए ध्यान से। मैंने बोला एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। किसी भी एटम के, किसी भी परमाणु के न्यूक्लियस में, ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा वही क्या होगा, उसका एटॉमिक नंबर, उसका परमाणु संख्या होगा। बट कभी कभी एटॉमिक नंबर इक्वल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। कब होगा, वहां पर कंडीशन क्या होनी चाहिए, तो वहां पर कंडीशन क्या होनी चाहिए, कब होगा वो, जब वो एटम क्या होना चाहिए, वो न्यूट्रल होना चाहिए। न्यूट्रल का मतलब क्या है, उस पर चार्ज नहीं होना चाहिए, ना उस पर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, ना उस पर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। तो उस एटम के जो इलेक्ट्रॉन है, तो उस एटम के जो इलेक्ट्रॉन है वो किसके इक्वल होते हैं, तो उस एटम के इलेक्ट्रॉन उसके एटॉमिक नंबर के इक्वल होते हैं, उसके एटॉमिक नंबर के इक्वल होते हैं। ठीक है, आप देखिए, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूं, आपको मैं एक एग्जांपल बताती हूं। भैया ये इतनी टेक्नोलॉजी हमारे बस की होती तो बात ही क्या थी। देखिए, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल बताया, क्या एग्जांपल दे रही हूं मैं आपको, यहां पे ध्यान से समझिएगा। मैंने यहां पर एग्जांपल लिया है, ये तो बड़ा मजाकिया वर्ड है, इलेक्ट्रॉन। कब, जब वो न्यूट्रल होगा, ठीक है, जब वो उदासीन होगा। तो इस चीज को मैंने यहां पर छोड़ दिया। ठीक है, देखिए मैम इसका स्क्रीन लॉक सेट कीजिए भैया, हमें नहीं आता ये स्क्रीन लॉक सेट करना। देखिए मैं यहां पर आपको एग्जांपल दे रही हूं, यहां पर देखिए ध्यान से सुनिएगा। मैंने यहां एग्जांपल लिया Na11। Na11 क्या होता है, सोडियम। दूसरा मैंने यहां पर एग्जांपल लिया Na पॉजिटिव। Na का एटॉमिक नंबर तो क्या होगा, हमेशा सेम रहेगा। थर्ड मैंने यहां पर एग्जांपल लिया ऑक्सीजन 8 और उसके ऊपर मैंने चार्ज दिखा दिया 2-। ऑक्सीजन 8 और उसके ऊपर मैंने चार्ज दिखा दिया 2-। देखिएगा ध्यान से समझिए। अब मैंने आपको बोल दिया कि ये तीन जो मैंने आपको एटम दिए हैं, इन तीनों एटम में मुझे इनका एटॉमिक नंबर और उनका एटॉमिक मास बताइए। मुझे इनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और मुझे इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताइए। आप कैसे निकालोगे, ध्यान से सुनो। मैंने यहां पर लिखा है कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। अगर मैंने बोला इन तीनों एटम में से आप प्रोटॉन की संख्या ज्ञात करो, देखो प्रोटॉन की संख्या आप कैसे निकाल दोगे। ये मैंने P फॉर प्रोटॉन लिखा, मैंने पूछा इस सोडियम के इस एटम में प्रोटॉन की संख्या कितनी है, तो एटॉमिक नंबर क्या होगा, इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा। तो यहां पर कितना हो जाएगा 11, यहां पर कितना हो जाएगा 11, और यहां पर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो मैम इनमें प्रोटॉन की संख्या तो क्या है, जो इनका एटॉमिक नंबर कितना है, 11, 8 है। अब मैंने बोला मुझे इनमें इलेक्ट्रॉन निकालिए। एक बच्चा बोला था मुझे इलेक्ट्रॉन निकालना सिखा देना, तो देखिए हाँ देखो, हाँ देखिएगा इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे। यहां पर मैंने एक सेंटेंस लिखा है कि उसका एटॉमिक नंबर जो होगा वो न्यूट्रल केस में क्या होगा, उसका इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। तो देखिए, अरे भैया ये क्या हो रहा है, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है ये क्या चल रहा है। देखिए इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेंगे, ये न्यूट्रल है, इस सोडियम के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, जितना इसमें प्रोटॉन की संख्या है। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन कितना लिख दूं, तो मैम यहां पर आप इलेक्ट्रॉन लिख दो कितने, तो 11। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 11। अब मैंने बोला इस सोडियम प्लस चार्ज में इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, क्योंकि ये न्यूट्रल तो है नहीं, न्यूट्रल नहीं है तो इसका एटॉमिक नंबर कभी भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर नहीं होगा। तब आप कैसे निकालोगे, तो देखिए ध्यान से, यहां पर आपको कैसे निकालना है। सोडियम 11 तो क्या हो गए, इसके अंदर प्रोटॉन हो गए, तो यहां पर मैंने लिखा 11 इसके प्रोटॉन लिखे। यहां पे चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, प्लस है, और जब कोई भी प्लस माइनस होता है तो उसको हम क्या वैल्यू लेते हैं, इसको 1 लेते हैं। तो जितना चार्ज उस एटम के ऊपर लिखा हुआ है उसको रिवर्स कर दो, उसको रिवर्स कर दो, ये पूरा ही रिवर्स हो गया। अब हम कैसे पढ़ाएं, कैसे पढ़ाऊं मैं, ये तो बहुत जान ले ली इस बोर्ड ने। चलो लास्ट टाइम ट्राई करते हैं, थोड़ा डिस्टेंस बना के रखती हूँ, शायद ज़्यादा ये कैप्चर कर रहा है। देखिए यहां से इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी 11, इसके ऊपर चार्ज कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है। तो अब हम क्या करेंगे, इस पॉजिटिव चार्ज को, जब भी आपको इलेक्ट्रॉन निकालना होता है, जो भी उसके एटम के ऊपर चार्ज लिखा होता है उसको हमेशा रिवर्स कर दो। यहां पॉजिटिव है तो यहां पर क्या हो जाएगा नेगेटिव, और कुछ नहीं है वैल्यू, तो हमने कितना मान लिया 1 चार्ज है तो कितना हो जाएगा 11 - 1 हो जाएगा। क्या आएगा यहां पर
10, तो ये 10 किसकी संख्या होगी? इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। अब देखो ऑक्सीजन 2- है, तो यहां पर प्रोटॉन कितने थे? 8 थे, और इसके ऊपर चार्ज कितने? 2 चार्ज को 2 चार्ज है, और कितना है? माइनस, तो इसको क्या कर देंगे हम? +2 कर देंगे। जो भी चार्ज है उसको रिवर्स कर दो, तो 8 + 2 कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। तो 10 ही तो Na पॉजिटिव में क्या हुए? इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही ऑक्सीजन 2- में कितने हुए? इलेक्ट्रॉन 10। और ऐसे एटम जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो, ऐसे एटम, ऐसे परमाणु जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या इक्वल होती है, उसको क्या कहा जाता है? उसको केमिस्ट्री में आइसो इलेक्ट्रॉनिक का नाम दिया जाता है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का नाम दिया जाता है। और हिंदी में होगा सम इलेक्ट्रॉनिक। हिंदी में क्या होगा? सम इलेक्ट्रॉनिक। बस यही आपको याद रखना है। अब मैं एक बार फिर अच्छे से रिवाइज करवाती हूँ आपको कैसे निकालना है। देखो, जब हम एटॉमिक नंबर निकालते हैं तो एटॉमिक नंबर हमेशा नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है। आइसोटोप नहीं होता है, नहीं, आइसोटोप नहीं होता है। देखो, नंबर आइसोटोप तो मैंने बताया था, एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, उसको आइसोटोप बोलते हैं। अमित, गोलू बाबा, ऐसे कंफ्यूजन के साथ नहीं पढ़ाई करनी होती है। देखो, एटॉमिक नंबर क्या होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होगा। बट अगर वो एटम न्यूट्रल है, उदासीन है, तो वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। तो हम किसी भी एटम से प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कैसे निकाल लेते हैं वो सुनिए ध्यान से। प्रोटॉन तो जो एटॉमिक नंबर है वही नंबर ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे? अगर मैम वो न्यूट्रल है एटम, तो जितने प्रोटॉन है उतने ही क्या हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉन। अगर उसके ऊपर चार्ज है तो जैसा भी चार्ज है उसको रिवर्स कर दो हमेशा। यहां पे प्लस था, मैंने यहां पर माइनस कर दिया, तो 11 - 1 कितना हो गया? 10 हो गया। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आ गई? 10। ऐसे मैंने ऑक्सीजन 2- करा, तो यहां पर कितना चार्ज, पार्टिकल्स कितना चार्ज कितना है? 2। और चार्ज कौन सा लगा हुआ है? यहां पर साइन कौन सा लगा हुआ है? नेगेटिव। इसका रिवर्स करूंगे तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो 8 + 2 क्या हो जाएगा? 10। तो 10 ही ऑक्सीजन 2- में इलेक्ट्रॉन होंगे और 10 ही Na पॉजिटिव में होंगे। तो ऐसे एटम जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या इक्वल होती है उसको क्या कहा जाता है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। सब गायब हो गया। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का नाम दिया जाता है। सम इलेक्ट्रॉनिक का नाम दिया जाता है। सम इलेक्ट्रॉनिक का नाम। तो एक कॉन्सेप्ट आपका ये क्लियर हो गया, ठीक है? चलो, ये आप याद कर लेंगे, ठीक है? अब दूसरा देखते हैं हम, एटॉमिक मास। दूसरा आता है हमारा यहां से एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होता है? तो सम ऑफ P + N। दूसरा हमने यहां पर लिखा एटॉमिक मास, और हिंदी में याद रखना इसको कहा जाता है परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान। एटॉमिक मास का सिंबल क्या होता है? ए। इसको किससे लिखा जाता है? ए से लिखा जाता है, ठीक है? एटॉमिक मास क्या होता है? सम ऑफ P + N। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम को हम क्या देते हैं? एटॉमिक मास का नाम देते हैं। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा उसको क्या कहेंगे हम? एटॉमिक मास कहेंगे। अब आपसे पूछा जाए कि किसी भी एटम में हम न्यूट्रॉन की संख्या कैसे ज्ञात करें? प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन तो बता दिया मैंने, न्यूट्रॉन कैसे ज्ञात करें? देखो, मैंने एग्जांपल वापस आपका यही ले लिया, सोडियम 1123 ले लिया। तो सोडियम में मैंने प्रोटॉन कितने बताए थे? इसके अंदर 9 प्रोटॉन। जो एटॉमिक नंबर होगा वही तो प्रोटॉन होगा, ठीक है? अब यहां से आप बोलो मैम न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे? तो जो बड़ी वाली आपकी संख्या है उसे छोटी संख्या माइनस कर दो। जब 23 - 11 करेंगे तो कितना बचेगा? 12। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन कितना होगा? तो आप बताएंगे यहाँ पर न्यूट्रॉन की संख्या कितनी आएगी? 12 आएगी। बस ऐसे ही निकाले जाते हैं एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। अब कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास में रिलेशन क्या होता है? एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास में रिलेशन क्या होता है? देखो, एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर में क्या रिलेशन होता है? तो पहला ग्रेटर देन, और ये ग्रेटर देन, और ये हो सकता है इक्वल। एटॉमिक मास ग्रेटर देन भी हो सकता है और इक्वल हो सकता है किसके? एटॉमिक नंबर के। आप इस रिलेशन को हमेशा याद रखिए। ग्रेटर देन तो होगा ही होगा हमेशा, एटॉमिक मास ज्यादा होगा, बट ये इक्वल किसके केस में होता है? या हाइड्रोजन के केस में क्या होता है? इक्वल। कैसे? आपने पढ़ा होगा हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी क्या होता है? 1, और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास भी क्या होता है? 1। तो मैम एटॉमिक मास जो होता है वो एटॉमिक नंबर से बड़ा भी हो सकता है और इसके इक्वल भी हो सकता है।
तो इन दोनों में रिलेशन क्या होता है, ये। बट इक्वल कब होगा, ए के केस में होगा, कब, हाइड्रोजन के केस में। बाकी हमेशा एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर से क्या होगा, बड़ा होगा। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। पहली बार क्लास ले रहा हूं। चलो अब देखो नेक्स्ट आपका एक छोटा सा चैप्टर मैं और लेती हूँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जिन बच्चों को नहीं लिखना आता है वो देख लीजिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाता है। नेक्स्ट मैंने यहां पर लिखा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और हिंदी में बोला जाता है इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। हिंदी में इसको कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखो कैसे लिखा जाता है, और शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखा जाता है E.C, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉन फिल कैसे किए जाते हैं इन ऑर्बिट्स में। अभी मैंने आपको एक चीज बताई कि ये है K, ये है L, ये है M, ये है N। ये सब क्या होते हैं, ये ऑर्बिट होते हैं। किसी भी एटम के बाहर जो सर्कुलर पाथ देखते हैं हम उनको ऑर्बिट बोलते हैं। K में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं, 2। इसमें कितने, 8। इसमें कितने, 18। और इसमें कितने, 32। इसको कहा जाता था 2D मॉडल। ये हमने पढ़ा था केमिस्ट्री में 2D मॉडल। बट अभी आ गया है नंबर और ऑर्बिटल्स के अकॉर्डिंग, कक्षकों की संख्या के आधार पर नंबर ऑफ जो ऑर्बिटल्स है, ऑर्बिटल्स थ्योरी है, उसको कहा जाता है 3D मॉडल। और इसमें कौन कौन से आते हैं, SPDF ये ब्लॉक आते हैं, SPDF ब्लॉक आते हैं, ठीक है, SPD ब्लॉक आते हैं। प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रीटियम, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रीटियम, ठीक है। देखिए SPDF। अब इसमें 2D और 3D के बीच में रिलेशन कैसे आपको बताना है, कैसे 3D और 2D आपस में सेम होते हैं, ये आपको चीज देखनी है। आपने सबने पढ़ रखा होगा कि S में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2। P में कितने आते हैं, 6। D में कितने आते हैं, 10। F में कितने आते हैं, 14। देखो कैसे लिखा जाता है। ये K 1 नंबर की शेल है, L 2 नंबर की है, M 3 नंबर की, और N क्या है, 4 नंबर की है। अभी यही तो बताया मैंने, है ना, 1 2 3 4। अब कैसे लिखा जाता है, देखो K वाली में आता है आपका पहला S। K वाली में आपका K ऑर्बिट है और ये S ऑर्बिटल है, ठीक है, S आता है। L में आते हैं आपके 2, कौन कौन सा, S एंड P। और M में आते हैं आपके 3, S P D। और N में आते हैं आपके 4, कौन कौन से, SPDF। ऐसे ही आपके ये ऑर्बिट है, ये 2D थ्योरी है, और ये आपकी 3D थ्योरी है। ऑर्बिट वाली को 2D मॉडल कहा जाता था और ऑर्बिटल्स वाली को 3D मॉडल कहा जाता था। अब देखिए कैसे लिखा जाता है, आपको कैसे लिखना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक चीज समझनी है। क्या चीज समझनी है, देखिए ये जो पहली शेल में कौन सा ऑर्बिटल है, S। इस S को मल्टीप्लाई कर दो शेल के नंबर से। देखो जब मैं 1 से S को मल्टीप्लाई करूंगी तो यहां पर क्या लिखा जाएगा, यहां पर आएगा मैम 1S। आप 2 नंबर वाली को यहां पर मल्टीप्लाई कर दो S से, तो क्या आएगा यहां पर 2S, और दूसरा कौन सा आएगा, P, तो क्या हो जाएगा 2P। अब 3 को मल्टीप्लाई कर दो इन 3 से, तो क्या आएगा 3S, 3P, 3D, 3F। अब 4 नंबर वाली से अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा 4S, 4P, 4D एंड 4F। अब आप अपने आप भर लोगे। S में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 2। P में कितने भरोगे, जहां भी P दिखेगा वहां कितने भरोगे, 6। जहां भी D दिखेगा वहां कितने भरोगे, 10। और जहां भी 14, जहां भी F दिखेगा वहां कितने मैक्सिमम भर सकते हो, 14। ठीक है, तो ये आपको याद करना है। करना कुछ भी नहीं है, ये कहीं एग्जाम में नहीं आते, बट जनरल नॉलेज के तौर पे आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। SPDF, हाँ, एनर्जी की बेसिस पे जो F है इसको बाद में रख दिया जाता है। ये सिर्फ एनर्जी के अकॉर्डिंग होते हैं, 3F को बाद में रखा जाएगा। हाँ, ये एनर्जी की बेसिस पे ऐसे लिखा जाता है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपको चीज क्या याद होनी चाहिए, एक केमिस्ट्री में स्टेबिलिटी का रूल होता है। इन एटम्स की स्टेबिलिटी का एक रूल है, इनका एक स्थायित्व का नियम है।
स्टेबिलिटी का रूल है जिसको हम कहते हैं ऑक्टेट रूल। जिसको क्या कहते हैं हम? ऑक्टेट रूल या अष्टक संख्या का नाम देते हैं। अरे 3F कहां से आ जाएगा? 3 में तो यही होते हैं ना। F कहां से आ गया? F तो D में आएगा ना। इस बोर्ड ने आज मेरे को पूरा दिमाग खा लिया। F नहीं आएगा यहाँ पे। F कैसे आ जाएगा? 3D होगा। F फोर्थ में आएगा, 3F नहीं आएगा यहाँ पे, ध्यान रखना। क्योंकि तीसरे में तो कितने हैं? 3 ही है, SPD है। ठीक है, देखिए तो केमिस्ट्री में एक रूल होता है जिसको बोलते हैं ऑक्टेट रूल। और ऑक्टेट रूल क्या कहता है? ऑक्टेट रूल कहता है कि हाइड्रोजन और हीलियम की आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तभी वो क्या हो सकते हैं? वो स्टेबल एलिमेंट है, वो स्थायी एलिमेंट है। ठीक है, उसके अलावा जितने भी पीरियोडिक टेबल में हमने एलिमेंट पढ़े हैं वो कब स्टेबल होंगे? जब उनकी आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो याद रखना, हाइड्रोजन और हीलियम की स्टेबिलिटी के लिए कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 2। और उनको छोड़कर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8। अगर 8 हैं तो वो स्टेबल हैं। जैसे मैंने आपको पढ़ाई थी, क्या पढ़ाई थी मैंने आपको? बहुत सारी आपको नोबल गैसेस पढ़ाई थी, याद हो तो। और मैंने क्या बताया था इन नोबल गैसेस में? मैंने आपको बताया था इन नोबल गैसेस में कि नोबल गैसेस की आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो मैंने बताया होगा 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसीलिए वो क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं। कोई भी एलिमेंट केमिकल बॉन्डिंग कब बनाएगा? केमिकल बॉन्ड कब बनाएगा? जब उसके पास या तो 2 नहीं होंगे या 8 नहीं होंगे। 2 किस केस में? हाइड्रोजन और हीलियम। बाकी सब में कितने होंगे? 8। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इतनी आपको कुछ बेसिक चीजें याद रखनी थी। अब देखो, एक मैंने क्वेश्चन पढ़ा था कि सोडियम कार्बोनेट, वैसे तो मैंने पढ़ाया था, ये कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूं मैं ऐसे ही, आपके जो एग्जाम में कभी ना कभी पूछ ले जाते हैं। सोडियम कार्बोनेट है ना, सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है? आपको सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला पूछ रहे हैं तो आपको बताना है Na2CO3। और इसका एक दूसरा नाम होता है, इसको जाना जाता है सोडा एश नाम से भी जाना जाता है। इसको सोडा एस नाम से भी जाना जाता है। और जब सोडियम कार्बोनेट को आप पानी दे दोगे, इसको पानी के साथ रिएक्शन करवा दोगे, तो ये बन जाता है आपका, ये आपका बन जाता है, जैसे ही आपने इसको पानी दिया तो ये बना लेता है Na2CO3 डॉट 10H2O। और इसको क्या कहा जाता है? Na2CO3 डॉट 10H2O, इसका नाम होता है वॉशिंग सोडा। ये तो मैंने पढ़ाया था शायद पीछे की क्लास में, वॉशिंग सोडा। और हिंदी में क्या कहा जाता है? इसको धावन सोडा कहा जाता है। वॉशिंग सोडा या धावन सोडा के नाम से जाना जाता है। तो कभी एग्जाम में पूछे सोडा एस क्या होता है तो आपको बताना है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट या Na2CO3 को कहा जाता है। बट अगर पूछ ले आपसे कि वॉशिंग सोडा क्या होता है तो 10H2O वाला फॉर्मूला लेकर चलना है। ठीक है, तो वो आपको क्या बोलना है? वॉशिंग सोडा। इसका केमिकल नेम क्या होता है? तो इसका केमिकल नेम होता है, आप इसको बोल सकते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। चलो लिख देती हूं मैं, इसका केमिकल नेम होता है सोडियम कार्बोनेट 10 को, देखो 10 को बोलते हैं डेका, और पानी को तो बताया ही मैंने क्या बोलते हैं? हाइड्रेटेड बोलते हैं। तो ये इसका क्या होता है? केमिकल नेम। किसका? वॉशिंग सोडा का। ठीक है, चलो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखो, इस वॉशिंग सोडा का यूज कहाँ करते हैं हम? तो मैम हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने के लिए, हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में बदलने के लिए हम कौन से सोडे का यूज करते हैं? वॉशिंग सोडा का यूज करते हैं। अब हार्ड वाटर क्या होता है और सॉफ्ट वाटर क्या होता है तो वो सुन लीजिए। हार्ड वाटर ऐसा पानी होता है जो आपका डिटर्जेंट के साथ झाग नहीं देता है। देखो हार्ड वाटर क्या होता है? एक होता है कठोर पानी जिसको खारा पानी नाम देते हैं। हार्ड वाटर कभी भी आपका डिटर्जेंट के साथ आपके लेदर फॉर्म नहीं करता है, झाग नहीं देता है। ठीक है, देखो पानी में हार्डनेस होती है। हार्डनेस किसकी वजह से होती है? तो पानी में हार्डनेस किसकी वजह से होती है? उसके आयंस की वजह से होती है। और पानी में 2 टाइप के हार्डनेस होती है, एक होती है परमानेंट हार्डनेस,
एक होती है परमानेंट हार्डनेस। ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, परमानेंट क्या होता है, टेम्परेरी हार्डनेस क्या होता है। तो आपको याद रखना है, हिंदी में याद रखना है स्थायी कठोरता। परमानेंट हार्डनेस क्यों होती है, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है। तो आपको बताना है कि जो परमानेंट हार्डनेस होती है वो होती है कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट आयन की वजह से। कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड प्लस सल्फेट आयन की वजह से क्या होती है, पानी में परमानेंट हार्डनेस होती है। और परमानेंट हार्डनेस किसकी हेल्प से रिमूव की जाती है, आप बताओगे किसकी वजह से, सोडियम कार्बोनेट, डेकाहाइड्रेट, या आप बोल सकते हो वॉशिंग सोडा की वजह से। ठीक है। एक होता है टेम्परेरी हार्डनेस, जो पानी को गर्म करने से भी हो सकती है रिमूव। एक आता है टेम्परेरी हार्डनेस, और हिंदी में बोलते हैं इसको अस्थायी कठोरता। हिंदी में इसका नाम होता है अस्थायी कठोरता। ये क्यों होती है, तो ये होती है कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट आयंस की वजह से। कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट आयंस की वजह से होती है। और बाइकार्बोनेट को लिखा जाता है HCO3-। और ये तो पानी को गर्म करके ही भी आप सही कर सकते हो। तो दो चीजें आप याद रखना, अगर कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आए कि सोडा एस क्या होता है, आप बताओगे सोडियम कार्बोनेट। जब इसको पानी में डाल देते हैं तो वो वॉशिंग सोडा या सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट के नाम से जाना जाता है। और उसका काम क्या होता है, वो हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने में काम आता है, कठोर जल को मृदु जल में कन्वर्ट करने में काम आता है। कठोर जल क्या होता है, तो मैम ऐसा पानी जो डिटर्जेंट के साथ, जो अपमार्जक के साथ झाग नहीं देता है। पानी में जो हार्डनेस होती है वो दो टाइप की हो सकती है, एक टेम्परेरी, एक परमानेंट। परमानेंट का मतलब है उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट आयन हो। ठीक है। और टेम्परेरी का मतलब होता है उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट HCO3 आयंस हो। जो टेम्परेरी होती है वो तो नॉर्मल बॉइलिंग से चली जाती है, आप गर्म कर सकते हैं तो वो चली जाएगी। और जो परमानेंट है उसके लिए कौन सा सोडा यूज करेंगे, हम वॉशिंग सोडा यूज करेंगे। बस यही एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आपको ये बता दिए हैं। ठीक है। एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं आज बता रही हूँ ये क्वेश्चंस। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपको क्या पढ़ना है, नेक्स्ट आपको पढ़ना है एक छोटा सा चैप्टर है आपका टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, ये कभी कभी एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आ जाते हैं। छोटा सा चैप्टर है आपका टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, और हिंदी में होगा विलियन के प्रकार। विलियन के प्रकार, यहां से कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन या विलियन के प्रकार। देखो, जो सॉल्यूशन है उसके पार्टिकल साइज के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन तीन टाइप का होता है। सॉल्यूशन तीन टाइप का होता है, किसके आधार पर, तो उसके पार्टिकल के साइज के आधार पर। अकॉर्डिंग टू या ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज सॉल्यूशन थ्री टाइप का होता है। हाँ, गर्म करके दूर कर सकते हैं हम, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, पार्टिकल साइज के आधार पर जो आपका सॉल्यूशन होता है वो तीन टाइप का होता है। कौन कौन सा, तो ध्यान से सुनिएगा, इनके नाम यहां से क्वेश्चन आ जाते हैं। अच्छा, सॉल्यूशन क्या होता है समझते हो ना, दो या दो से अधिक चीज, दो या दो से अधिक चीजों को आपस में मिला दिया जाता है, उसको सॉल्यूशन कहा जाता है, उसको विलियन का नाम दिया जाता है। अब विलियन कितने टाइप का होता है, तो विलियन तीन टाइप का होता है। सबसे पहला है ट्रू सॉल्यूशन, एक नंबर पे आता है ट्रू सॉल्यूशन, और हिंदी में इसका नाम होता है वास्तविक विलियन। हिंदी में इसका नाम होता है वास्तविक विलियन। दूसरा होता है कोलॉइड सॉल्यूशन, हिंदी में इसका कोई अलग नाम नहीं होता है, कोलॉइड सॉल्यूशन के नाम से ही जाना जाता है। इनके पार्टिकल साइज के आधार पर इनको तीन भागों में बांटा जाता है। नेक्स्ट होता है सस्पेंशन सॉल्यूशन, और हिंदी में इसका नाम होता है निलंबित विलियन। निलंबित विलियन। तो इनके पार्टिकल के आधार पर हमने सॉल्यूशन को तीन भागों में डिवाइड किया है। देखिए कौन कौन सा, तो नंबर वन हमने क्या बोला, तो नंबर वन पे आया हमारा ट्रू सॉल्यूशन, दूसरा आया हमारा कोलॉइड सॉल्यूशन, और नंबर थ्री पे आया हमारा सस्पेंशन सॉल्यूशन।
ठीक है। अब आपसे इनका पार्टिकल का साइज पूछा जाएगा, पूछेंगे कि जो ट्रू सॉल्यूशन है इसमें पार्टिकल का साइज कितना होना चाहिए। ऐसे ही पूछेगा कि जो मैंने 3 नंबर पे लिखा है निलंबित विलयन, इसमें पार्टिकल का साइज कितना होना चाहिए। तो आप याद रखिए ये जो ट्रू सॉल्यूशन होता है वो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें इनके पार्टिकल का साइज लेस देन 1 नैनोमीटर हो, nm, लेस देन 1 नैनोमीटर हो, ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या नाम देते हैं, ट्रू सॉल्यूशन। जो कोलॉइड होता है उसमें होता है 1 से लेकर 1000 नैनोमीटर, 1000 नैनोमीटर वाले जो सॉल्यूशन आते हैं वो किस में आते हैं, पार्टिकल साइज वाले कोलॉइड। नेक्स्ट आपसे पूछे सस्पेंशन सॉल्यूशन क्या होता है, तो आपको बताना है ग्रेटर देन 1000 nm, 1000 nm। ये तो नैनोमीटर में होते हैं, ये तो नैनोमीटर में होते हैं, ठीक है। ट्रू सॉल्यूशन क्या होंगे, ऐसे सॉल्यूशन जिसमें पार्टिकल का साइज लेस देन 1 नैनोमीटर हो। कोलॉइड क्या होंगे, 1 से लेकर 1000 नैनोमीटर वाले सॉल्यूशन, और लेस जो ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर होते हैं उसको क्या बोलते हैं, सस्पेंशन। अब आपसे कभी कभी ये सेंटीमीटर में भी पूछ लिया जाता है, कभी कभी ये सेंटीमीटर में पूछ लिया जाता है। 1 नैनोमीटर में आप जानती हैं कितना मीटर होता है, 10⁻⁹ होता है। तो जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये निकलेगा आपका लेस देन 10⁻⁷, लेस देन 10⁻⁷ सेंटीमीटर, ठीक है। ये सेंटीमीटर में पूछ सकते हैं, तो नैनोमीटर में बताया है मैंने, सेंटीमीटर में पूछे तो इतना, ठीक है। और ये वाला है वो आपका बनेगा 10⁻⁷ से लेकर, ये इसका करेंगे 10⁻⁴ सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में पूछे तो इतना, और वो कितना बन जाएगा, तो इस ग्रेटर देन 10⁻⁴ सेंटीमीटर। तो अगर नैनोमीटर में पूछे तो ये, अगर सेंटीमीटर में पूछे तो ये होते हैं हमारे सॉल्यूशन, ठीक है। ये होते हैं आपके सॉल्यूशन 3 टाइप के, ट्रू सॉल्यूशन, और दूसरा होता है कोलॉइड सॉल्यूशन, और तीसरा होता है सस्पेंशन सॉल्यूशन। अब आपको जो पढ़ना है डिटेल में वो पढ़ना होता है कोलॉइड सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या पढ़ना है, हमें थोड़ा सा कोलॉइड सॉल्यूशन के बारे में स्टडी करनी है। इसको मैंने यहाँ भेज दिया पाकिस्तान में, है ना, और मैं अभी आ जाती हूँ हिंदुस्तान में, ठीक है। तो कोलॉइड सॉल्यूशन 2 टाइप का होता है, कोलॉइड सॉल्यूशन 2 टाइप का होता है। पहला होता है डिस्पर्स्ड फेज, पहले को कहा जाता है डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्स्ड फेज। थोड़े से ये अजीब से नाम है, आपको याद करने ही पड़ेंगे। हिंदी में बोलते हैं इसको परिक्षिप्त अवस्था। पहला है डिस्पर्स्ड फेज, और दूसरा होता है डिस्पर्सन मीडियम, दूसरा होता है डिस्पर्सन मीडियम, डिस्पर्सन मीडियम, डिस्पर्सन मीडियम। पहला डिस्पर्स्ड, दूसरा डिस्पर्सन, ठीक है। देखो आप डिस्पर्स किसको बोलेंगे और डिस्पर्सन मीडियम में किसको बोलेंगे। पहले, अच्छा एक बच्चा पूछ रहा है मैम कोलॉइड क्या होते हैं, तो बेटा सुन लो, कोलॉइड सॉल्यूशन क्या होता है, ऐसा सॉल्यूशन जो 2 अलग अलग पार्टिकल का मिक्सचर हो, जो नेचर में हेटेरोजीनियस मिक्सचर हो, नेचर में हेटेरोजीनियस मिक्सचर हो, बट उसके जो पार्टिकल है उसका साइज कितना होना चाहिए, इस साइज में होना चाहिए, ठीक है। देखिए अब देखो, पहला होता है डिस्पर्स कोलॉइड, दूसरा होता है डिस्पर्सन मीडियम, और हिंदी में इसको बोलेंगे परिक्षेपी माध्यम, हिंदी में इसका नाम होता है परिक्षेपी माध्यम। अब देखो आपको एग्जाम में आपसे इससे कुछ ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा कोलॉइड सॉल्यूशन में इन दोनों में से ज्यादा अमाउंट किसका होता है, इसका होता है या इसका होता है। तो याद रखिएगा जो डिस्पर्स्ड होता है वो होता है लेस इन अमाउंट, वो सॉल्यूशन जिसका अमाउंट कम होता है कोलॉइड सॉल्यूशन में उसको डिस्पर्स बोलते हैं, और जिसका अमाउंट ज्यादा हो उसको क्या बोलेंगे हम, डिस्पर्सन मीडियम बोलेंगे। और ये लिख सकते हैं आप मोर इन अमाउंट, मोर इन अमाउंट, ठीक है।
जो कम होगा लाइक सोल्यूट, आपने पढ़ा होगा सोल्यूट, उसको डिस्पर्स्ड बोलेंगे, और अगर ज्यादा होगा तो इसको डिस्पर्सन का नाम देते हैं। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि मैम आइसक्रीम जो खाते हैं वो कोलोइड सॉल्यूशन होता है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि आइसक्रीम जो होता है कि मैम वो क्या होता है, तो वो एक कोलोइड सॉल्यूशन होता है। तो आपको एक बात याद रखनी है कि जो आइसक्रीम होता है वो एक हेटेरोजीनियस मिक्सर होता है, वो एक विषमांगी मिश्रण होता है, वो एक विषमांगी मिश्रण होता है। ठीक है, चलो ये आपको याद रखना है। ये आपको कुछ यहाँ से बातें याद रखनी थी जो ज़्यादा कभी एग्जाम में नहीं आती हैं, बट कभी पूछ ले तो ये ना बोलो कि मैम ने पढ़ाया नहीं, है ना, ये ना बोलो आपने कि मैम ने पढ़ाया नहीं। देखिए, अब आपने एक वर्ड सुना होगा टिंडल इफेक्ट, सुना है कभी? टिंडल इफेक्ट क्या होता है? टिंडल इफेक्ट हिंदी में बोलते हैं टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव क्या कहता है? जब भी आप किसी भी वाइट लाइट को, जब भी आप किसी वाइट लाइट को, श्वेत प्रकाश को, जब आप किसी श्वेत प्रकाश को एक कोलोइड मीडियम से पास करते हो, जब आप किसी वाइट लाइट को, ऐसे लाइट आई, उसको आपने एक कोलोइड सॉल्यूशन से आपने पास किया, तो ये लाइट क्या होती है? ये स्कैटर्ड हो जाती है। इसकी क्या हो जाती है? स्कैटरिंग हो जाती है। और इसी इफेक्ट को क्या कहा जाता है? टिंडल इफेक्ट कहा जाता है। कभी भी आपसे एग्जाम में पूछ ले टिंडल इफेक्ट क्या होता है, तो आपको याद रखना है कि स्कैटरिंग इज द लाइट इज कोलोइडियल, वो भी कोलोइड सॉल्यूशन का एग्जाम्पल होता है। जब आप व्हाइट लाइट को किसी भी एक कोलोइड सॉल्यूशन से पास करते हैं तो उसकी स्कैटरिंग हो जाती है, उसका प्रकीर्णन हो जाता है। तो इसी इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं? टिंडल इफेक्ट। वैसे तो आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा ये, बट कभी पूछ लिया जाता है केमिस्ट्री का भी पार्ट बना के, तो वो भी आपको याद रखना है। एक बच्चे ने बोला है कि मैम आप प्लीज कोलोइड के एग्जाम्पल बताएं। चलो आशु जी, जब आपने पूछ ही लिए तो हम आपको बहुत सारे एग्जाम्पल नोट करवाते हैं, लिख लीजिए आप मेरे साथ साथ। सबसे पहला एग्जाम्पल है आपका सॉलिड प्लस सॉलिड, सॉलिड प्लस सॉलिड। ठोस को जब ठोस के साथ आप मिलाते हैं, डिस्पर्सन और डिस्पर्सन मीडियम में और डिस्पर्सन फेज में मिलाते हैं, तो इस सॉल्यूशन को कहा जाता है सॉलिड फेज। इस कोलोइड को नाम दिया जाता है सॉलिड फेज। तो पहला एग्जाम्पल तो आपका ये हो गया। और इसका एग्जाम्पल होता है जेमस्टोन। अगर इसका एग्जाम्पल आपको जानना है तो आप लिख सकते हैं जेमस्टोन। चलो नेक्स्ट आपको मैं एग्जाम्पल देती हूँ, आशु जी सिर्फ आपके लिए हैं। जो सॉलिड है, सॉलिड और जो गैस का जो आपका कोलोइड बनता है, उसको नाम दिया जाता है एरोसोल का नाम, एरोसोल का नाम दिया जाता है एरोसोल। और इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं स्मोक। देखो जो धुआं होता है वो क्या होता है? गैस। और उस धुएं के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं? सॉलिड फॉर्म में। तो उसको एरोसोल सॉल्यूशन का नाम दिया जाता है। और जब लिक्विड का L प्लस गैस, लिक्विड प्लस गैस के सॉल्यूशन को हम नाम देते हैं यहाँ पर जेल, इसको नाम देते हैं जेल। इसका एग्जाम्पल होता है बटर, बटर। ये भी याद कर सकते हैं, है ना? या आप याद कर सकते हैं सेविंग क्रीम वाला। सेविंग क्रीम वाला क्या होता है? गैस प्लस लिक्विड। सेविंग क्रीम वाला गैस प्लस G प्लस L के सॉल्यूशन को कहा जाता है फोम, फोम। और इसका एग्जाम्पल होता है सेविंग क्रीम। ये नहीं पूछेगा इतना, कभी नहीं पूछा जाता है इतना, बट फिर भी याद कर लो अगर आपको करना है तो। इमल्सन, जब लिक्विड, ये तो मैं बता भी चुकी हूँ आपको बायो की क्लास में, जब लिक्विड लिक्विड से मिलता है तो उसको क्या कहते हैं? इमल्सन कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल दिया था मैंने, लीवर किस प्रोसेस पे काम करता है? इमल्सिफिकेशन। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? आप बोल सकते हैं दूध वगैरह का, दूध का होता है या फैट का होता है इमल्सिफिकेशन। ठीक है आंसू, आपने पूछा तो मैंने बता दिया है, बाकी इतने नहीं पढ़ने होते हैं आपको, ये मैंने आपको पढ़ा दिया है। तो ये कुछ आपकी जनरल बातें थी जो आपको पता होना चाहिए।
है ना। एक मैंने आपको पढ़ाया था क्या, मुझे बताना, कोएगुलेशन प्रोसेस पढ़ाई थी मैंने, क्योंकि वहां से भी कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है। कोएगुलेशन प्रोसेस पढ़ाई थी मैंने आपको, कोएगुलेशन, बताइए जरा, कोएगुलेशन पढ़ाया था क्या मैंने, जिसको हिंदी में कहा जाता है स्कंदीकरण प्रोसेस, जिसको हिंदी में स्कंदीकरण प्रक्रिया का नाम दिया जाता है। जल्दी बताइए। वीक बेस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का ऑप्शन लेंगे बेटा। कोएगुलेशन नहीं बताया था मैंने, ब्लड क्लोटिंग वाला, याद करो मैंने बताया होगा कि ब्लड क्लोटिंग जो होती है, फिटकरी आप रगड़ते हैं, ब्लड निकल रहा था, वो कोएगुलेशन प्रोसेस पे काम करती है। हाँ तेजस्वी पूछिए बेटा जो भी क्वेश्चन है। देखो मैंने बताया था हमारी जो ब्लड की क्लोटिंग होती है वो किस प्रोसेस पे काम करती है, वो कोएगुलेशन प्रोसेस पे काम करती है। और कोएगुलेशन हमेशा याद रखना होता है कोलोइड मीडियम का होता है। कोलोइड मतलब जहां पे चार्ज होते हैं, हेटेरोजीनियस होते हैं, उनका होता है। हाँ पढ़ाया था मैंने, मुझे याद आ रहा है, कोएगुलेशन प्रोसेस पढ़ाया था। तो याद रखना जो कोएगुलेशन प्रोसेस है, जो हमारे रुधिर का थक्का जमता है, बताया होगा ना मैंने, कैसे बताया होगा, देखो ध्यान से सुनो मैंने कैसे पढ़ाया होगा, आपको याद आएगा अब आप लोगों को, अभी तक नहीं याद आया ना। देखो मैंने कहा था आपको चोट लगी, मान लो आपका चोट लगी, चोट लगने से क्या निकला, ब्लड निकला। ब्लड में क्या होते हैं, प्रोटीन्स, और प्रोटीन्स कैसे पार्टिकल्स होते हैं, चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, उनके ऊपर चार्ज होता है क्योंकि बेसिकली अमाइनो एसिड के बने हुए होते हैं। तो आप फिटकरी लगाते हैं तो ज्यादा चार्ज वाला कम चार्ज वाले मॉलिक्यूल को क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर जाता है। तो जो चार्ज को न्यूट्रलाइज करने की प्रोसेस होती है उसको ही हम क्या बोलते हैं, कोएगुलेशन बोलते हैं। चार्ज न्यूट्रलाइज जो होता है उसको ही क्या कहते हैं हम, कोएगुलेशन प्रोसेस का नाम देते हैं। तो याद रखना जो फिटकरी होता है वो किस प्रोसेस पे काम करता है, कोएगुलेशन प्रोसेस पे काम करता है। ठीक है, देखो चार्ज जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी ज्यादा कोएगुलेटिंग पावर बढ़ेगी, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी ज्यादा कोएगुलेशन पावर जल्दी होगी, है ना, उतनी ही ज्यादा आपकी कोएगुलेशन की पावर ज्यादा होगी। बताया था ना मैंने, फिटकरी पे ज्यादा चार्ज होता है। देखो एक टर्म याद रखना आप, जो कोएगुलेटिंग पावर होती है, कोएगुलेटिंग पावर होती है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन होती है किसके, किसके, तो आप बोलेंगे चार्ज पार्टिकल। मतलब जितना ज्यादा पार्टिकल चार्ज होंगे, पार्टिकल के ऊपर जितना ज्यादा चार्ज होगा वो उतनी जल्दी कोएगुलेशन प्रोसेस करेंगे। और इसी को कहा जाता है हार्डी सुल्जे का रूल। अगर आपने स्कूल में पढ़ा था हार्डी सुल्ज रूल क्या होता है, इसी प्रोसेस को कहा जाता है। इतना नहीं पूछेगा, फिर भी अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं। इसको कहा आपने स्कूल में पढ़ा था हार्डी सुल्ज नियम, हार्डी सुल्जे रूल, कि जितना ज्यादा पार्टिकल के ऊपर चार्ज होगा उतना ही जल्दी वो कोगुलेट करेगा। जैसे मैंने आपको पढ़ाया भी होगा वो फिटकरी वाला Al2O3 डॉट SO4 डॉट, वही आपका मैंने बताया था यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होता है क्योंकि 3 पार्टिकल है तो जल्दी डिस्ट्रॉय करेंगे, है ना, चार्ज वाले को। ये मैंने आपको पढ़ा चुकी हूँ वैसे ही ऑलरेडी। तो इसको हार्डी सुल्जे का नियम कहा जाता है। हार्डी सुल्ज नियम क्या कहा जाता है, अगर आपको लिखना हो तो लिख लेना हिंदी में, वैसे इतना नहीं पूछेगा आपसे, ये MSc वगैरह में आते हैं। हार्डी सुल्ज नियम कहा जाता है कि जितना ज़्यादा चार्ज पार्टिकल्स होगा उतना ही ज़्यादा कोगुलेटिंग पावर इंक्रीज होगी, जल्दी होगा। ये याद रख लेना, कुछ बातें हैं जो कभी पूछ ली जाएं एग्जाम में, वैसे तो नहीं पूछी जाती है, बस याद रखना फिटकरी किस प्रोसेस पे काम करती है, कोएगुलेशन। और हमारे जो ब्लड का थक्का जमता है वो भी किस प्रोसेस पे जमता है, कोएगुलेशन। पूछिए मैम विवेक कुमार गुप्ता, प्लीज क्वेश्चन पूछिए आप। ये कुछ टर्म्स थे जो आपको याद रखने, ऐसा तो कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, कभी बन ही जाए तो। अरे बेटा फ्यूल में ऐसा कुछ पढ़ने वाला नहीं है। द फर्टिलाइज्ड एग द जाइगोट गेट इम्प्लांटेड इन द, बेटा ऑप्शन बताइए उपेंद्र मौर्य।
ऑप्शन दीजिए जल्दी से। हाँ जी, कॉपर का ही होता है, कॉपर का ही एटॉमिक नंबर होता है 79। कौन पूछ रहा है मुझसे? कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 होता है। गोल्ड नंबर क्या होता है? तो बेटा गोल्ड नंबर भी ये कोलोइडल सॉल्यूशन में यूज करते हैं। ये क्या करता है कि किसी भी एक मीडियम को सेफ रखने के लिए उसमें अदर मीडियम को ऐड किया जाता है, तो उसको गोल्ड नंबर कहा जाता है। किसने पूछा है बच्चा? अच्छा क्वेश्चन पूछा है जिसने पूछा है, जिसने भी पूछा है मुझसे गोल्ड नंबर। किसी भी एक कोलोइड सॉल्यूशन को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके अंदर क्या डाल दिया जाता है? उसके अंदर अदर सॉल्यूशन को ऐड कर दिया जाता है, मिलीग्राम में, बहुत रेयर, बहुत कम अमाउंट में, उसी को गोल्ड नंबर कहा जाता है। जिसने भी पूछा है बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। कोलोइड सॉल्यूशन में ही आता है गोल्ड नंबर। गोल्ड का 79 होता है बेटा, कॉपर का 29 होता है। कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? हाँ, उसी को गोल्ड नंबर कहा जाता है। हाँ, किसने पूछा था? हाँ, एम के प्रवीण, मैं बता देती हूँ आपको। अच्छा, आपने पूछा तो आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। किसी भी एक कोलोइड सॉल्यूशन को प्रिवेंट करने के लिए दूसरे सॉल्यूशन को ऐड करना, उसको गोल्ड नंबर कहा जाता है। जैसे गोल्ड में आपका जो सोना होता है Au, इसके साथ सोडियम क्लोराइड ऐड कर दिया जाता है NaCl, तो उसका कलर चेंज ना हो उसके लिए। हाँ, अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। नेक्स्ट पूछो। अच्छा उपेंद्र, आपका क्वेश्चन क्या था? ओहो, अब क्वेश्चन भूल गई मैं। आपने क्या पूछा था? सर्विक्स, यूट्रस, ओवरी। जल्दी बताइए आपका क्वेश्चन क्या था, मैं क्वेश्चन भूल गई आपका उपेंद्र। उपेंद्र अपना वो क्वेश्चन रिपीट करना आप। क्या करें? करेक्ट पाथवे ऑफ ब्लड इन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो बेटा पहले ऑरिकल्स, तेजस्विनी आपका आंसर है। मैंने बताया था आपको, ये आपका हार्ट है, ये ऊपर वाले दोनों चैम्बर ऑरिकल होते हैं। तो मैंने बताया होगा पहले हमेशा कौन भरता है? ऑरिकल। तो हमेशा अप से डाउन की तरफ आता है बेटा, यही पाथ होता है ब्लड सर्कुलेशन में। अच्छा, इम्प्लांट, द फर्टिलाइज्ड एग, द जाइगोट गेट इम्प्लांटेड इन दी फर्टिलाइज एग को ओवरी, ओवरी में करते हैं बेटा, ओवरी आंसर होगा। टेस्ट ट्यूब बेबी इसका एग्जांपल है, ओवरी। मैम ओवरी आंसर होगा अंडा से। उपेंद्र मौर्य आपका आंसर होगा अंडा से, ओवरी। मैम साइंस याद करने का तरीका बता दो। याद करने का बेटा कोई तरीका नहीं है, कोई बूंटी नहीं है, 2-4 बार पढ़ोगे अपने आप याद हो जाएगा। और पूछिए जल्दी से। अच्छा बसंत जी, वो आप प्लांट डिजीज के बारे में पढ़ा रहे थे, तो अच्छा मैथ स्लो है आपकी एनटीपीसी में, कोई बात नहीं, हो जाएगी मैथ्स में, सर को बोल दूंगी। देखिए कुछ प्लांट डिजीज के नाम बता देती हूँ मैं आपको, जो आपको पढ़नी है। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बनता है वहां से, बट कभी कभी जब दिन खराब होते हैं तो कहीं से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। प्लांट डिजीज में लिखो आप, सबसे पहले लिखो वायरस डिजीज, ठीक है? छोटा सा चैप्टर है, पढ़ा देती हूँ मैं यहाँ पर। कुछ ऐसे नाम याद करने हैं आपको। देखो प्लांट डिजीज, इसको हिंदी में बोलेंगे पादप रोग। पादप रोग, पादपों में होने वाली बीमारी, पादप रोग। कुछ बैक्टीरियल डिजीज के नाम याद करने हैं आपको। प्लांट में बैक्टीरिया से बीमारियां होती हैं, कुछ बैक्टीरियल डिजीज हैं, जीवाणु जनित रोग हैं। अरे क्या है भैया रे, एक तो इस बोर्ड ने हमारा खून पी लिया। देखिए प्लांट डिजीज में आपको क्या क्या पढ़ना है,
सबसे पहले देखो आप कुछ बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां देखो। बैक्टीरियल डिजीज देखो, जीवाणु जनित रोग कौन कौन से हैं, आप नाम याद कर लोगे वही बहुत है, क्योंकि एग्जाम में बस नाम ही पूछे जाते हैं। प्रोटोन होगा प्रशांत, आपका आंसर नहीं, बस थोड़ी बहुत देर आना मैंने, प्रोटोन होगा। नहीं नहीं, बस होने वाली है। देखिए आपको यहां पर कौन सा बैक्टीरिया से होती है वो कुछ याद नहीं करना है, बस आपको नाम याद रखने हैं। देखो पहली है यहां पर ब्लैक रूट, ब्लैक रूट ऑफ व्हीट, गेहूं के पौधे की काली जड़ का रोग। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि गेहूं के पादप में या गेहूं के पौधे में जो काली जड़ों का रोग हो जाता है वो किस इन्फेक्शन की वजह से होता है, आप बताएंगे वो बैक्टीरियल डिजीज है। ठीक है, दूसरा देखो, दूसरी यहां पर बतानी है जड़ काली पड़ने लग जाती है बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से। दूसरी आपको बतानी है स्टिंकिंग ऑफ एप्पल, स्टिंकिंग ऑफ एप्पल, एप्पल से बदबू आना। बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाता है जिससे एप्पल से बदबू आती है, ये कोई क्वेश्चन पढ़ने वाला नहीं था। तीसरा आप यहाँ पर बीमारी का नाम याद कर सकते हैं सिट्रस डाइबैक, सिट्रस डाइबैक। बस ये आप बीमारियों के नाम याद कर लो, बहुत हैं। ये 3 बीमारियों के नाम आप प्लांट डिजीज में याद कर लो, बहुत हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है। आपसे पूछेगा जो ब्लैक रूट है व्हीट की वो किसके इन्फेक्शन से होती है, तो आपको बताना है वो किसके इन्फेक्शन से, वो बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से होती है। अब कुछ आप याद कर लो वायरस डिजीज, जो प्लांट में वायरस की वजह से होती है, विषाणु जनित रोग। देखो पहला याद कर लो टोबैको मोज़ेक वायरस, लिखवाया था मैंने, टोबैको मोज़ेक वायरस तंबाकू के पेड़ में लगा हुआ था, और जो तंबाकू की लीफ होती है उसको पीला कर करके एक्सेस अमाउंट में उसकी श्रिंकिंग कर रहा था, लीफ डाउन हो रही थी, पत्तियां झड़ रही थी। दूसरी याद कर लो यहां पर आप, दूसरा याद कर सकते हैं आप पोटैटो मोज़ेक डिजीज या पोटैको मोज़ेक वायरस की वजह से होती है। अच्छा लिख देती हूँ मैं इसकी फुल फॉर्म जिनको नहीं आती है, टोबैको पढ़ा चुकी हूँ मैं, वैसे मैं ये टोबैको मोज़ेक वायरस। दूसरी आप याद कर लो, यहां पर बस पोटैटो लगा दो, बाकी सेम सेम हो जाएगा, पोटैटो मोज़ेक वायरस। सोडियम बाइकार्बोनेट में कार्बोनिक एसिड होगा बेटा, कार्बोनिक एसिड। ओहो क्या कर दिया मैंने, ये बैक्टीरियल डिजीज नहीं बता रही थी, दिमाग कहाँ गया आज पूरा। इसके ऊपर आपको लिखना है ये होती है वायरस फंगल डिजीज, गलत पढ़ा दिया मैंने, थोड़ा सा सही कर लेना, ये दिमाग कभी कभी काम नहीं करता है। ये होती है फंगल डिजीज, कवक से बदबू मारना वगैरह फंगस से आती है। ये तीनों बीमारी याद रखना है, फंगल डिजीज होती है, गलत पढ़ा दिया है मैंने, वापस एक बार देख लीजिए, ये फंगल डिजीज है, ये जो है आपकी ये फंगल डिजीज है तीनों, ये बैक्टीरिया से नहीं होती है, गलत पढ़ा दिए मैंने, बहुत बवंडर मिस्टेक कर दी है मैंने, ध्यान रखना, ये फंगस से होती हैं तीनों बीमारियां। ब्लैक रूट ऑफ व्हीट, स्टिंकिंग ऑफ एप्पल एंड सिट्रस डाइबैक, ये तीनों बीमारियां फंगस से होती हैं। और अगर वायरस से पूछे तो टोबैको मोज़ेक डिजीज, और दूसरा आप लिख सकते हैं पोटैटो मोज़ेक डिजीज। इसके अलावा आपसे पूछे वायरस की कौन सी बीमारी होती है, तो आप लिख सकते हैं बुंची डिजीज ऑफ बनाना, बुंची डिजीज ऑफ बनाना। तीसरी आप लिख सकते हैं बुंची डिजीज ऑफ बनाना। केले का गुच्छित रोग, आपने देखा होगा केले का जो पौधा है उसकी जो जड़ें होती हैं वो गुच्छा बना लेती हैं आपस में, उसी को बोलते हैं बुंचित डिजीज ऑफ, गुच्छित डिजीज ऑफ बनाना। उसके बाद कुछ आप याद कर सकते हैं बैक्टीरियल डिजीज, ये वायरस थी याद कर लेना। 3 नंबर पे आप कुछ याद कर सकते हैं बैक्टीरियल डिजीज। अब मैं कुछ लिख देती हूँ आपकी बैक्टीरियल डिजीज, नाम बस आप नाम याद कर लो, यहाँ से नाम ही पूछे जाते हैं। देखो बैक्टीरियल डिजीज कौन कौन सी होती है, पहली आती है टुंडू डिजीज। टुंडू डिजीज किस में होती है, गेहूं के पादप में होती है, वही गेहूं की पत्तियां झड़ना, पीली हो जाना, श्रिंक हो जाना, मोल्ट हो जाना। दूसरी आपको याद रखनी है रेड रूट, रेड रूट लाल जड़ों का, किसमें होता है, गन्ने की लाल जड़ें हो जाती हैं, आप सबने देखा होगा। नेक्स्ट है विल्ट डिजीज, विल्ट डिजीज ये किसमें होती है, ये आलू में होती है।
आलू के ऊपर एक्सेस कलर में, एक्सेस अमाउंट में ब्राउन कलर जम जाता है तो उसको विल्ट डिजीज का नाम देते हैं। एक और याद करो यहां पर चौथी, सिट्रस डाइबैक। सिट्रस डाइबैक, वो सिट्रस सिट्रस वो डाइबैक तो ऊपर हो गया, यहां पर आएगा सिट्रस कैंकर, यहां पर आएगा सिट्रस कैंकर। सिट्रस कैंकर, ये नींबू विंबू छोटे लगने लग जाते हैं उसको सिट्रस कैंकर बोलते हैं। देखो एक बार मैं वापस आपको रिपीट कर रही हूं, देखिए कैसे कैसे आपको याद रखना है। देखो कैसे कैसे आपको याद रखना है। आपसे एग्जाम में क्या पूछेगा, आपसे एग्जाम में पूछेगा कि ये जो आपकी ब्लैक रूट है, ध्यान से सुनना, जो गेहूं में काली जड़ों का रोग है वो किसके इन्फेक्शन से होता है? आप आंसर क्या देंगे? वो फंगस के इन्फेक्शन से होता है। वो किसके इन्फेक्शन से होता है? फंगस के इन्फेक्शन से। जो आलू से जो एप्पल से बदबू आती है वो भी किसके इन्फेक्शन से? आप बताएंगे वो भी फंगस के इन्फेक्शन से। सिट्रस डाइबैक भी किसके इन्फेक्शन से होती है? फंगस के इन्फेक्शन से। फिर आपसे पूछा जाए वायरस डिजीज बताइए, तो वायरस में जो डिजीज होती है वो कौन कौन सी आती है? एक तो टोबैको मोज़ेक डिजीज आती है, एक पोटैटो मोज़ेक डिजीज आती है, एक पोटैटो मोज़ेक डिजीज आती है, एक बुंची डिजीज ऑफ बनाना, बुंची डिजीज ऑफ बनाना, बनाना, ये याद कर लेना। ये टुंडू डिजीज देखो सबसे ज्यादा पूछी जाती है, मैं बता देती हूँ आपको, एग्जाम में कुछ नहीं पूछेगा, एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछी जाती है रेड रूट किसकी डिजीज है? आपको बताना है बैक्टीरिया की। ब्लैक रूट किसकी है? फंगल की। बस ये दो याद कर लो, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता, कुछ भी नहीं पूछा जाता है इससे ज्यादा। नाम याद कर लो, बस नाम ही बहुत हैं आपके। और पूछिए कुछ का क्वेश्चन है तो। हाँ, पॉजिट्रॉन डिस्कवर्ड बाय एंडरसन, सही नाम है तो। सच में व्हाइट मार्कर, व्हाइट बोर्ड बहुत अच्छा होता है। ये कुछ नहीं है भैया, ये टेक्नोलॉजी वेक्नोलॉजी थोड़ी प्रैक्टिस करनी होगी आपके मैम को, तब जाकर होंगी। ठीक है, तो ये कुछ आप डिजीज के नाम याद रख के कर लेना। नेक्स्ट पूछिए, कोई क्वेश्चन पूछो मुझसे, कोई भी आपका डाउट हो तो। आपका आंसर होगा, किसने पूछा है मुझसे? किसने पूछा? किसने पूछा कौन सा टिश्यू प्लांट का हार्ड होता है? मेरिस्टमेटिक टिश्यू, मेरिस्टमेटिक टिश्यू आंसर होगा आपका। सेल्यूलोज, सेल्यूलोज बेटा, सेल्यूलोज तो हार्डेस्ट पार्ट होता है, सेल्यूलोज हार्डेस्ट पार्ट होता है। मेरिस्टमेटिक टिश्यू नाम होगा उसका, मेरिस्टमेटिक टिश्यू। जो प्रोटेक्ट करने का काम देते हैं। लिख दूं मैं? अगर स्पेलिंग आप बोले तो मैं लिख देती हूं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, मेरिस्टमेटिक टिश्यू, ठीक है। किसने पूछा था मुझे नाम तो नहीं याद है। ये होते हैं हार्डेस्ट टिश्यू, हार्डेस्ट टिश्यू होते हैं। कहाँ होते हैं? तो ये एक तो बार्क में भी होते हैं, स्टेम में होते हैं, रूट में होते हैं, स्टेम में होते हैं, रूट में होते हैं। जबकि सेल्यूलोज जो होता है वो क्या होता है? वो प्लांट का हार्डेस्ट पार्ट होता है। ये पार्ट है, ये टिश्यू नहीं है, ये हार्डेस्ट पार्ट है, ठीक है। ये सबसे कठोर भाग होता है सेल्यूलोज। लिग्निन के जमाव के कारण, ये क्या पूछ रहे हैं आप? और पूछिए, आपकी लास्ट क्लास है, पूछ लो कुछ तो, फिर बोलोगे मैम ने ये नहीं पढ़ाया, ये नहीं पढ़ाया। बी के डंक में क्या होता है? आदमी की डेथ क्यों जाती है? कभी डेथ नहीं होती है। आंसू जयपुर, जयपुर के रहने वाले देखो,
जो मधुमक्खियां डंक मारती हैं उसमें 2 एसिड होते हैं, दोनों सेम होते हैं, कभी कंफ्यूज मत होना। बहुत सारी जो बी स्टिंग करती हैं उसके अंदर 2 एसिड होते हैं। आप कौन सा भी आंसर सही कर सकते हैं। आपको फॉर्मिक एसिड मिल सकता है या आपको मिल सकता है मिथेनोइक एसिड, ये दोनों सेम होते हैं। मिथेनोइक एसिड, फॉर्मिक एसिड दोनों सेम होते हैं। मिथेनोइक एसिड को ही फॉर्मिक एसिड कहा जाता है। ठीक है, डेथ नहीं होती है कभी भी, बस एसिडिक, आपकी स्किन के अंदर एसिडिक मीडियम बढ़ जाता है जिसकी वजह से आपको जलन सी होती है थोड़ी देर के लिए। मधुमक्खी ने काटा, एसिड छोड़ा, आप कोई बेसिक मीडियम वाली चीज लगा लो, जैसे साबुन रगड़ लो, उसके ऊपर जो नहाने वाली साबुन होती है वो रगड़ लो, एसिड प्लस बेस न्यूट्रलाइज हो जाता है। ठीक है, ये आप याद कर सकते हैं। और पूछिए कोई क्वेश्चन। देवाशीष, थैंक यू सो मच। कुछ क्वेश्चन पूछो। लिग्निन क्या होता है, किसने पूछा ये लिग्निन? लिग्निन एक टाइप का पॉलीमर होता है, कॉम्प्लेक्स पॉलीमर होता है, बताया था मैंने आपको। मंतु कुमार मैम, आज थैंक यू बोलने के लिए ऑनलाइन आया हूँ। मैम आप बहुत अच्छा पढ़ाती हैं पूरे मुखर्जी नगर में। मंतु कुमार, थैंक यू सो मच। अरे न्यूट्रलाइज रिएक्शन होता है एसिड प्लस बेस वाला। नहीं मैम, कुछ दिनों बाद आपको ये बोर्ड अच्छा लगने लगेगा, देखती हूँ मैं ये अच्छा लगेगा। अच्छा ना लगे तो इसे ब्लॉक कर देना। हाँ, इसको सबसे पहले ब्लॉक करूंगी मैं यहाँ से। मज़ा नहीं आया आज मुझे इस बोर्ड पे पढ़ा के, टाइम पास सा हो गया इसके ऊपर। ऐसे पढ़ाने से एक बार फिर से स्कूल लाइफ याद हो गई। अरे रिएक्शन क्या पूछना है आपको? रिएक्शन राजू हाजीपुर, बता तो दी थी रिएक्शन सारी। मैम मैंने आज आपको देखा गोपाल डेयरी के पास, तो गोपाल डेयरी के पास ही हमारा स्टूडियो है बेटा, इसलिए देखा होगा आपने। ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ा चुकी हूं मैं। नेक्स्ट पूछो कुछ। पॉइजन खाने में डेथ कैसे हो जाती है बेटा? ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है, ब्लड के अंदर जहर आ जाता है तो उस पर आपका सर्कुलेशन खत्म हो जाता है। मैम मैं फिर से साइंस का बैच लूंगा। अरे नहीं, एक बार पढ़ लिया बहुत है, बार बार नहीं, टाइम पास नहीं करना। नाम ले तो लिया, राजू हाजीपुर, मैंने आपका नाम ले लिया। ठीक है, इसके बाद मैं आप लोगों को एक बात बता देती हूँ, आराम से पेपर दो, अच्छे से पढ़ो, फिर भी कभी भी कुछ डाउट हो, बाकी मैं यूट्यूब पे तो मैं अपनी क्लासेस लाती रहूँगी बहुत जल्दी। मैं कल या परसों में, थोड़ा सा गला ठीक हो जाए, यूट्यूब पे मैं आई पढ़ाऊँगी। जो बच्चे बोल रहे थे ना मैम ने आई नहीं पढ़ाया, तो मैं वहाँ पर आपको आई पढ़ा दूँगी, आप लिख सकते हैं। हाँ, क्या कहते हैं, तो मैं वहाँ पर आपको आई पढ़ा दूँगी। जो बच्चे बोल रहे हैं नहीं पढ़ाया है तो मैं पढ़ा दूंगी। थोड़ा सा ये व्हाइट बोर्ड, जो डिजिटल बोर्ड है, इसका समझ लूँ मैं थोड़ा सिस्टम, उसके बाद पढ़ा दूंगी। बेटा लाइम वाटर आंसर होगा। किसने पूछा है ये? देवासी, CO2 में क्या मिलाने पर दूध या कलर हो जाता है उसका? आप आंसर देंगे बेटा, आपको ऑप्शन में होगा नाम, ऑप्शन में लिखा हुआ होगा लाइम वाटर। ठीक है देवाशीष, लाइम वाटर आंसर ये होगा। हाँ बिल्कुल निकलता है, ये IAS के पेपर में कल क्वेश्चन आया था। SO2 भी होगा वहां, आंसर निकलता है, बट बहुत कम अमाउंट में निकलता है, कम अमाउंट में निकलता है। हाँ, किसने पूछा? अच्छा क्वेश्चन कल IAS के पेपर में आया था, मुझे पता है तुम लोग वहीं से पूछ रहे हो।
मैम मेरा एक रिक्वेस्ट है, आप आरआरबी का जनरल स्टडीज के लिए क्रैश कोर्स, हाँ क्रैश कोर्स लाने वाले हैं हम 15-20 दिन का। मंतु कुमार, मैंने आपका नाम लिया है, बिल्कुल लिया आपका नाम। चलो भैया, तो ये आपका साइंस स्पेशल 1 का बैच हमारी साइड से कंप्लीट हो चुका है। हमने आपको सब कुछ पढ़ा दिया है। अब जो बच्चे सेटिस्फाइड हुए हैं उनको हमारी तरफ से थैंक यू सो मच, और अगर नहीं हुए हैं तो उनको मैं कुछ नहीं कर सकती। फाइनली मैं डिजिटल बोर्ड पे एक बड़ा सा थैंक यू बोल रही हूँ, हम लोगों पे इतना ज़्यादा ट्रस्ट करने के लिए, और हम लोगों पे, हमारी कोचिंग पे और मेरे पे इतना ज़्यादा ट्रस्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। मेरी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, आप हमेशा अपने जहाँ भी। मैम बायोगैस में मेन गैस लिख लो, जो बच्चा मुझसे पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ लिया, वैसे तो मैंने थैंक यू लिख दिया था, कोई बात नहीं, थैंक यू को पाकिस्तान में भेज देते हैं उठा के, थोड़ी मेरी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, है ना। तो देखिए एक बच्चे ने पूछा है, मैम बायोगैस में कौन कौन सी गैस होती है? बायोगैस तुम्हारा फेवरेट गोबर गैस होती है ना। देखो इसमें 4 गैसें होती हैं, सबसे ज़्यादा होती है मीथेन, 55% मीथेन होती है, देन कार्बन डाइऑक्साइड होता है 35%, देन हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन रहता है। हाइड्रोजन ऑलमोस्ट 7.5% होता है, नाइट्रोजन ऑलमोस्ट 2.5% होता है। ये होता है आपका बायोगैस। और एक बात याद रखना, बायोगैस इज ए स्मोक फ्री गैस, एक स्मोक फ्री गैस होती है, एक धुआं रहित गैस है, इससे कोई भी धुआं नहीं आता है, धुआं रहित गैस होती है, ठीक है, अगर पूछ ले तो कोई। ये आप याद रखिएगा जिसने भी पूछा। अच्छा मैं 2-4 फ्यूल के क्वेश्चन करवा देती हूँ जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, उसके बाद हम टाटा बाय बाय करेंगे। पहले सुनो, कोई बच्चा बोलेगा मैम ने फ्यूल नहीं पढ़ाया है, नोट्स में अपलोड करवा दूंगी, और कुछ क्वेश्चंस हैं वो जान लीजिए क्या क्या आता है फ्यूल में, क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला देखो क्वेश्चन आता है फ्यूल में, जो कोल होता है कोयला, वो कितने टाइप का होता है? स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं यार, क्या पढ़ा हूं, 4 टाइप का होता है। नंबर 1 इज एंथ्रासाइट, और एंथ्रासाइट सबसे अच्छी क्वालिटी का होता है क्योंकि इसमें कार्बन का परसेंटेज सबसे ज्यादा होता है। दूसरे नंबर पे क्या आता है? बिटुमिन्स आता है। 3 नंबर पे क्या आता है? लिग्नाइट आता है। और 4 नंबर पे क्या आता है? पीट आता है। पीट सबसे बैड क्वालिटी का होता है क्योंकि कार्बन का परसेंटेज क्या होता है? कम होता है। और एंथ्रासाइट सबसे अच्छा होता है क्योंकि इसके अंदर कार्बन का परसेंटेज क्या होता है? ज्यादा होता है। कोयले को हम काला सोना भी कहते हैं, इसको ब्लैक गोल्ड का नाम भी दिया जाता है, काला सोना भी कहा जाता है, क्योंकि एक टाइम ऐसा आएगा सोने का भाव बिकेगा कोयला, ऐसे साइंस कहती है, मैं नहीं कहती, ठीक है। तो एक तो ये याद रखना। उसके बाद देखो आपसे क्या पूछा जाता है कि जो पेट्रोल है उसकी रिफाइनिंग कैसे की जाती है, या पेट्रोल की जो क्वालिटी होती है वो किस नंबर में मेजर की जाती है? आप बताएंगे ऑक्टेन नंबर में। ये बस ये क्वेश्चन रट्टे लगा लो, इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलने वाला। ऑक्टेन नंबर में, ऑक्टेन का फॉर्मूला क्या होता है? C8H18। पूछे पेट्रोल बनाने के लिए मेन कंपोनेंट कौन सा होता है? आप बताएंगे ऑक्टेन होता है, ठीक है। और जो डीजल होता है उसका एक कार्बन चेन के अकॉर्डिंग करते हैं। डीजल नहीं, डीजल की स्पेलिंग गलत होगी, चलो मैं हिंदी में लिख देती हूँ भैया, स्पेलिंग देख लेना, ये क्या रब करूँ मैं इसको। डीजल की चेक करते हैं हम C10 नंबर में, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा। उसके बाद आपसे पूछे कि रॉकेट फ्यूल में क्या क्या, रॉकेट में एज ए फ्यूल क्या क्या डलता है? एक बात याद रखना, रॉकेट में कोई पर्टिकुलर एक फ्यूल नहीं होता है, वो मिक्सर होता है, और उस मिक्सर को नाम देते हैं हम प्रोपिलेंट का नाम देते हैं, प्रोपिलेंट, प्रणोदक। जो रॉकेट में फ्यूल डलता है वो बहुत सारे फ्यूल का एक मिक्सर होता है जिसको प्रोपिलेंट का नाम देते हैं। क्या क्या तो मैंने बताया था, बहुत बार बता चुकी हूँ। लिक्विड हाइड्रोजन यूज किया जाता है, अमोनिया यूज किया जाता है, अमोनिया यूज किया जाता है। आप लिख सकते हो यहाँ पर कुछ अमाउंट में एल्कोहल जमे ना, पेट्रोल वगैरह जो आपका लिक्विड अमाउंट है वो जमे ना। और नाइट्रोमीथेन यूज होता है, यहाँ पर नाइट्रोमीथेन लिख सकते हैं आप। और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2। तो ये 5 चीजें, इनका मिक्सर बनाकर, प्रोपिलेंट बनाकर उसको रॉकेट में फ्यूल में डाला जाता है। ये कभी क्वेश्चन आ सकते हैं, ये भी कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछे कि सबसे अच्छा फ्यूल कौन सा होता है, मैं पढ़ा चुकी हूँ बेस्ट फ्यूल, या आपसे पूछे फ्यूचर फ्यूल कौन सा होता है, आप सब क्या आंसर देंगे?
हाइड्रोजन गैस होता है। क्यों बताया था मैम ने हाइड्रोजन गैस? क्योंकि हाइड्रोजन गैस का कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज्यादा होता है। और कितना होता है, हाँ नोट्स दिलवा दूंगी कुणाल, डोंट वेरी। कितना होता है तो मैम ने बताया था 150 किलो जूल पर ग्राम होता है। ये याद कर लो, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये पॉल्यूशन फ्री फ्यूल भी होता है हाइड्रोजन, ये भी मैं पढ़ा चुकी हूँ। उसके बाद देखो नेक्स्ट आपसे क्या पूछा जा सकता है कि जो हमारी सिलेंडर में गैस आती है, जो हम घरों में खाना बनाते हैं, हमारे सिलेंडर में जो गैस आती है वो कौन सी आती है? आप सब जानते हैं वो एलपीजी आती है। बट एलपीजी एक ऑर्डरलेस गैस होती है, मतलब इसमें कोई भी स्मेल नहीं आती है। तो क्वेश्चन आता है जब एलपीजी में कोई स्मेल ही नहीं आती, ये गंधक रहित गैस होती है। गंधक का मतलब होता है, समझ रहे हो, स्मेल। एलपीजी में कोई भी स्मेल नहीं आती। तो क्वेश्चन आता है जब हमारा सिलेंडर लीक करता है तो वो स्मेल किसकी होती है? तो इसमें स्मेल के लिए, एलपीजी सिलेंडर में स्मेल के लिए ऐड किया जाता है मेथाइल मरकैप्टन। मेथाइल मरकैप्टन, या आपको ऑप्शन मिल सकता है थायो इथेनॉल। थायो इथेनॉल, जो बच्चे केमिस्ट्री से हैं उनका पता होगा थायो ग्रुप किसको कहा जाता है? एसएच ग्रुप को कहा जाता है। तो ये जानबूझ के सिलेंडर लीक हो रहा है इसका पता लग रहा है, इसका पता लगाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? मेथाइल मरकैप्टन या थायो इथेनॉल ऐड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है गैसोहोल और गैसोलीन क्या होता है? वैसे तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आप ऐसे ही पढ़ने वाले होते हैं। एक होता है गैसोहोल, एक होता है गैसोलीन। गैसोलीन को कहा जाता है रिफाइन पेट्रोल। रिफाइन पेट्रोल, या इसको नाम दिया जाता है व्हाइट पेट्रोल। और ये यूज में कहाँ आता है? तो ये यूज होता है एरोप्लेन फ्यूल में। जिस ऐसा पेट्रोल जिसका ऑक्टेन नंबर मोर देन 100 होता है उसको रिफाइन पेट्रोल, या उसको हम रिफाइन पेट्रोल नाम दिया जाता है, या उसको गैसोलीन का नाम दिया जाता है। और ये कहाँ यूज होता है? तो एरोप्लेन में। कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आए एरोप्लेन में कौन सा फ्यूल डलता है, आप बोलोगे रिफाइन पेट्रोल या व्हाइट पेट्रोल या गैसोलीन। या इसका कभी कभी और भी नाम हो सकता है, इसको एविएशन फ्यूल के नाम से भी जाना जाता है, एविएशन फ्यूल। और रिफाइंड पेट्रोल क्या होता है? ऐसा पेट्रोल जिसका ऑक्टेन नंबर मोर देन 100 हो। ऑक्टेन नंबर कितना हो? मोर देन 100 हो, उसको रिफाइंड पेट्रोल का नाम दिया जाता है। जबकि गैसोहोल क्या होता है? 90% पेट्रोल प्लस 10% एथाइल एल्कोहल के मिक्सचर को कहा जाता है गैसोहोल, एथाइल एल्कोहल। जो ठंडे देश होते हैं जहां पर पेट्रोल जमने लग जाता है, डीजल जमने लग जाता है, तो वहां पर एज ए एंटी फ्रीजिंग एजेंट क्या यूज किया जाता है? एथाइल एल्कोहल। क्योंकि एथाइल एल्कोहल का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो -114 डिग्री सेल्सियस होता है लमसम। तो ये जमने, पेट्रोल डीजल को जमने से बचाने के लिए, जो ब्राजील है, ब्राजील बहुत ठंडा देश है, उसी में सबसे पहले खोज हुई थी गैसोहोल की। तो गैसोलीन तो जो एरोप्लेन में काम आता है उसको गैसोलीन कहते हैं। और पेट्रोल को जमने से बचाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? एथाइल एल्कोहल यूज करते हैं। जैसे लद्दाख वगैरह जाते हैं, अगर आप कभी गए हो तो आपको वहाँ पर बहुत ठंड पड़ती है, तो आप अपने बुलेट वगैरह में, आपके गाड़ी में आप थोड़ा सा एल्कोहल डाल लो। आप बोलोगे मैम पीने के लिए तो है नहीं, आप गाड़ी में डालने के लिए बोल रहे हैं, है ना? चलो ये आपको याद रखना है। उसके अलावा मैं बता देती हूँ आपको, कोई आया है? अच्छा कोई बात नहीं। उसके अलावा देखिए 2-3 क्वेश्चन और भी आते हैं। एक होता है नोकिंग, ये फ्यूल के क्वेश्चन है सारे। एक होता है नोकिंग, जिसको हिंदी में कहा जाता है अपस्फोटक। हिंदी में इसका नाम होता है अपस्फोटक। जब आप खराब पेट्रोल यूज करते हो गाड़ियों में तो आपके इंजन से जो खटखट की आवाज आती है उसको हम नोकिंग का नाम दिया जाता है। ठीक है, उसको क्या नाम दिया जाता है? नोकिंग को। जो इंजन से आवाज आती है, याद रखना, साउंड प्रोड्यूस्ड बाय इंजन, इंजन से जो आवाज आती है खराब पेट्रोल यूज करने से, उसको नोकिंग का नाम दिया जाता है। तो क्वेश्चन आता है कि इस नोकिंग को खत्म करने के लिए एंटी नोकिंग केमिकल कौन से यूज होते हैं? ये भी याद रखना, एंटी नोकिंग केमिकल, कि हमारे जो इंजन में खराब हम जब पेट्रोल यूज कर लेते हैं तो उस आवाज को खत्म करने के लिए कौन कौन से केमिकल हम यूज करते हैं? देखो 2 केमिकल यूज करते हैं यहाँ पर। ओ भैया रे, ओ भैया रे,
ठीक है, कौन कौन से? पहला है TEL, इसकी फुल फॉर्म होती है टेट्रा एथाइल लेड। दूसरा होता है BTX, फुल फॉर्म होती है बेंजीन टोल्यून जाइलिन, बेंजीन टोल्यून जाइलिन। ये एंटी नॉकिंग होता है। बस ये आवाज खत्म करने के लिए। और पूछे गाड़ी में एंटी फ्रीजिंग एजेंट क्या यूज होता है, मतलब पेट्रोल डीजल को जमने से बचाने के लिए, तो वो आप क्या बताएंगे? वो मैम एथाइल एल्कोहल यूज करते हैं, क्योंकि एथाइल एल्कोहल का फ्रीजिंग पॉइंट -114 डिग्री सेल्सियस होता है। हाँ, बस ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं आता फ्यूल से। अब वो पुराने ज़माने से टीचर फ्यूल कार्बन के बारे में पढ़ाएगा, कार्बन क्या होता है, ये इतने कोई क्वेश्चन पूछता ही नहीं है आजकल के एग्जाम में, इतना टाइम किसके पास है। ये कुछ कुछ क्वेश्चन याद रख लो कि एलपीजी सिलेंडर में स्मेल के लिए क्या ऐड करते हैं, एलपीजी सीएनजी में। अच्छा, एक क्वेश्चन और अच्छा है, एलपीजी और सीएनजी में बेटर फ्यूल कौन सा है? आप सब जानते हैं सीएनजी। क्यों? क्योंकि सीएनजी पॉल्यूशन नहीं करती है। क्यों? क्योंकि सीएनजी है वो हवा से हल्की गैस होती है। जो गैस हवा से हल्की होगी वो हमेशा उतना ही कम पॉल्यूशन क्रिएट करेगी, जबकि जो एलपीजी है वो, एक बात याद रखना, वो हवा से हैवी होती है। हवा समझ रहे हैं? एयर, वो हवा से भारी गैस होती है। एयर, एयर का मतलब हवा। बस ये आपके क्वेश्चंस आते हैं ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, चलो जी, ये आप याद करिए। अब फाइनली मैं एक बहुत बड़ा सा इस बोर्ड पे थैंक यू लिखना चाहती हूँ। आप लोगों ने इतना ज़्यादा हम लोगों को अप्रिशिएट किया। मेरा पहला बैच था टाइम्स कोचिंग सेंटर पे, ये आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आप सब लोगों को मैं हाथ जोड़कर धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। आपने बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब हम लोगों पे ट्रस्ट दिखाया, और मतलब मेरी बातों को आपने हमेशा माना। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी सर पढ़ा चुके हैं, मोहम्मद खालिद सर पढ़ा चुके हैं, फिजिक्स वाले सर। ठीक है, तो थैंक यू सो मच एवरीवन। आप लोगों ने मुझ पे 2 महीने इतना ज़्यादा ट्रस्ट दिखाया, इतना ज़्यादा फेथ रखा आपने मेरी मतलब हमारी कोचिंग सेंटर पे, और स्पेशली मेरे पे। ठीक है, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत ज़्यादा, इतनी मतलब हमें खुशी हो रही है। और ट्रस्ट करो मेरी बात का, सच में आज हमें मतलब मेरी क्लास खत्म करने का मन भी नहीं कर रहा है। ऐसा मन करता है बच्चों को पढ़ाता रहूं, पढ़ाती रहूं और पढ़ाती रहूं और पढ़ाती रहूं। आप लोग बहुत अच्छे थे, आप लोगों को मैंने बहुत डांटा भी, तो उस डांट के पीछे भी रीज़न था कि आप लोग सीरियस होकर अपनी पढ़ाई करो। जिन बच्चों ने आरआरबी जेईई का एग्ज़ाम दिया उन लोगों ने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया, और मुझे बहुत खुशी हुई हमेशा कि आप लोगों ने इतना ज़्यादा, मतलब मैं आप लोगों को हाथ जोड़ कर थैंक यू बोलना चाहती हूँ। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया हमेशा मुझे। अगर मुझसे कुछ गलती भी हुई है तो आप लोग मुझे हाथ जोड़ के मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहती हूँ, है ना। और बाकी आप बैच ख़त्म हो रहा है, आपका मुझसे और टाइम्स कोचिंग सेंटर से रिलेशन कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला है। आप हमारे कोचिंग का ऑनलाइन का सबसे पहला बैच थे आप। हमारे टाइम्स का ऑनलाइन का जो पहला बैच था वो आपका ही था। टाइम्स का जो पहला बैच था वो आपका ही था, साइंस स्पेशल 1। तो कभी भी मैं इस बैच को भूल नहीं सकती। कुछ बच्चों के जो स्क्रीन पे नाम आते रहते हैं उनको भी मैं भूल नहीं सकती। जैसे बहुत सारे बच्चों के नाम याद है मुझे, एक वो अंजू मैम आती हैं, प्रिया मैम आती हैं, पीएम मोदी जी कहाँ चले गए आज, एक वो योगी ओपन द टाइगर है ना, एक आपका अजीत यादव बहुत अच्छा बच्चा, पढ़ने वाला बच्चा है, देवाशीष आशु जयपुर, ऐसे निखिल दहिया, धर्मवीर कुमार, शैलेंदर, के कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मैं कभी उनसे मिली नहीं हूँ, पर आप लोग बस यही एक सहारा है, अपना कैमरा ही सहारा है जिसके थ्रू आप लोगों के नाम थे जो मैं आपके यहाँ पर पढ़ती आ रही थी। मुझे लगता है मैंने अपना 100% दिया है इस बैच को बनाने में, और इस बैच को बहुत ज़्यादा मैंने मतलब बहुत अच्छा रिजल्ट देने के लिए मैंने बहुत मेहनत की। पर अगर किसी भी बच्चे को लगता है कि मैम से कहीं ना कहीं कोई गलती हुई है, कुछ भूल हुई है, तो मैं आप लोगों से माफ़ी भी मांगती हूँ। बाकी मैंने बहुत अपना 100% दिया। मैंने, हो सकता है कुछ दिन मैंने बीच में 1-2 छुट्टियाँ कर ली, तो हम भी जो टीचर्स होते हैं वो भी ह्यूमन बींग्स होते हैं, कुछ ना कुछ काम पड़ गया, कुछ भी हो गया। हाँ समर सोनी, आप तो 2-3 बैच में आते हैं मुझे पता है। कुणाल सहू, आपको भी मैं आपका नाम जानती हूँ। राजू जी बिल्कुल, मैंने आपका नाम, हाजीपुर के रहने वाले हैं आप।
तो अगर कहीं भी आपको लगता है कि मैम ने कुछ छुट्टियां कर दी या थोड़ा बैच खिंच गया, तो बेटा बैच कभी भी क्वालिटी वाला कंटेंट देने में कभी कभी ना टाइम नहीं देखा जाता है। जैसे टाइम तो आपको मैम ने बैच स्टार्ट करने से पहले बोला था 80 से 90 आवर्स में कंप्लीट हो जाएगा, जबकि बैच तो बहुत लंबा खिंच गया था। हम ऑफलाइन आएंगे पढ़ने, आप बिल्कुल आइए, आपका स्वागत है। और लास्टली मैं फाइनली आप लोगों से बोलना चाहती हूँ कि आप बहुत जल्दी से आप अच्छे से पढ़ाई करें, बहुत जल्दी अपना सिलेक्शन लें और बहुत जल्दी आप एक गवर्नमेंट ऑफिसर बने। क्योंकि यकीन मानिए आप मेरी बात का, जब आप कभी कुछ बन जाएंगे, आप अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे, तो सबसे ज़्यादा खुशी हम टीचर्स को होगी। मतलब आपके पेरेंट्स को तो होगी, पेरेंट्स के बाद हमसे बहुत हम लोगों को बहुत खुशी होगी। जब मैं कहीं जाऊंगी मुझे पता लगेगा कि ये टाइम्स कोचिंग सेंटर का बच्चा है जो सेलेक्ट हो गया, ये मेरा स्टूडेंट है जो सेलेक्ट हो गया, तो मुझे सुनने में बहुत ज़्यादा खुशी होगी। तो मैं इसी दिन का वेट कर रही हूँ। आप जल्दी से, हाँ भागलपुर से हैं आप, ठीक है, आप जल्दी से सिलेक्शन लीजिए, जल्दी से गवर्नमेंट ऑफिसर बनिए और हमें सिलेक्शन लेने के बाद आप आइए हमारे साथ यहाँ पर। हम आपको यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाएंगे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, बहुत सारे लोगों को आप मोटिवेट करेंगे। तो यही मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे इस बैच का हर एक बच्चा बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा मेहनत करे और बहुत जल्दी उसका सिलेक्शन हो, जो भी एग्ज़ाम दे, XYZ जो भी एग्ज़ाम दे, है ना। तो ये मैं बहुत अच्छा, राजू जी आप साइंस की फैकल्टी हैं, अरे वाह, आज बताया आपने, मतलब एंड की क्लास में हम डिस्क्लोज कर रहे हैं बात की, एक फैकल्टी होकर भी आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, है ना। और बाकी जिन बच्चों पे मैंने गुस्सा किया, बहुत बार मैंने ब्लॉक करने की धमकी दी, तो वो सच में एक्चुअल में धमकी नहीं थी, वो कभी कभी मतलब बार बार कमेंट दिख रहे हैं, फालतू के कमेंट दिख रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं तो वो निकल जाता है मुंह से, है ना, ऑटोमेटिकली अपने आप निकल सकते हैं। तो मैं हमेशा आप लोगों को मिस करूँगी, जब भी 5:30 बजेगा तो मैं भाग के आऊँगी हमेशा, और मुझे लगेगा कि भाई हाँ वो क्लास मतलब 5:30 बजे पे मेरी साइंस स्पेशल क्लास हो रही है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच एवरीवन। और इसके अलावा मैं फाइनली आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों को हमारा कोचिंग सेंटर बहुत अच्छा लगा, पढ़ाया हुआ बहुत समझ में आया, आपको 100% आप सेटिस्फाइड हुए, तो आप बिल्कुल हमारे कोचिंग के बारे में सब लोगों को आप रिव्यू दीजिए और बताइए हमारे कोचिंग सेंटर की क्या हो गया। ये मेरा टच ही नहीं ले रहा, अच्छा हैंग हो गया क्या ये, अच्छा। तो आप हमारे कोचिंग के फीडबैक दीजिए, रिव्यूज़ दीजिए, अपने आसपास अपने जूनियर सीनियर अपने रिलेटिव जो भी आपके कॉलेज में रहने वाले हैं सबको आप बताइए। मैम प्लीज़ गॉड ब्लेस यू, हाँ बिल्कुल गॉड ब्लेस यू। अरे टीचर को बोलने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, एक टीचर हमेशा अपने स्टूडेंट के लिए अच्छी दुआएं देगा, वो दुआएं ही देगा। हमेशा मेरी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं और बहुत जल्दी आप सिलेक्शन लेंगे, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं आप सब लोग। एक दिन मैम टाइम्स कोचिंग का पूरे भारत में नाम होगा इंशाअल्लाह, ऐसी उम्मीद है, आमीन। बहुत मतलब उम्मीद है हमें, आप लोग जैसे बच्चे, जब आप लोग अपने आप नाम हो जाएगा, जैसे जब आप जैसे बच्चे सेलेक्ट होंगे और आप जैसे बच्चे जब गवर्नमेंट ऑफिसर बन जाएंगे तो आप दूसरों को बताएंगे कि हमने टाइम्स कोचिंग सेंटर से पढ़ाई की थी, तो ऑलरेडी वैसे ही हमारे कोचिंग का नाम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, है ना। चलो मैम, अच्छा पूछ रहे हैं कि मैम गरारी क्या होता है। भैया हमारी लैंग्वेज में गरारी क्या होता है, एक बच्चा पूछ रहा है मैम गरारी क्या होता है, आज लास्ट क्लास से बता दो। देखो जैसे हमारी लैंग्वेज में बोला जाता है, बहुत बार राजस्थान की लैंग्वेज में बोलते हैं, कोई बच्चा एक चीज़ को बार बार रिपीट कर रहा है, उसको समझा दी फिर भी उसको समझ में नहीं आया, तो हमारे यहाँ बोलते हैं इसकी गरारी यहीं पे अटकी पड़ी है ना। तो वो मैंने बोला उपेंद्र मौर्य, अगर आपको बोला होगा तो आप बुरा मत मानिएगा, उसको गरारी कहा जाता है, और कुछ नहीं है बेटा। जैसे कोई बच्चे को मैंने कुछ बताया होगा, उसको समझ में नहीं आया, फिर भी वो वापस पूछ रहा है, तो हम बोलते हैं कि इसकी गरारी यहीं पर अटकी पड़ी रहती है। तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए आप लोगों को बैच, मतलब जिस उम्मीद के साथ आपने ये बैच परचेज किया था, क्या वो उम्मीद आपकी पूरी हुई या नहीं। जल्दी से बताइए कि जिस उम्मीद के साथ आपने ये बैच लिया था, क्या उस उम्मीद के साथ आज मैं आपको फाइनल बाय बोल रही हूँ, तो क्या आप उतने आप सेटिस्फाइड हैं क्या। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए, मैं 1 मिनट में इतने में पानी पी कर आती हूँ। मैं आपकी उम्मीद, मतलब हमारे कोचिंग ने आपकी उम्मीदें पूरी की क्या। हाँ जी बताइए। अच्छा आप झांसी के रहने वाले हैं, दिस इज़ माई लास्ट अटेम्प्ट, मैं इसलिए आशीर्वाद चाहिए। बिल्कुल मेरा आशीर्वाद है आपके साथ मैम, बहुत अच्छा लगा।
मैम एक दिन आपके कोचिंग का नाम पूरी दुनिया जानेगी। नहीं, पूरी दुनिया जानेगी नहीं, आप लोगों का जब रिजल्ट अच्छा मिलेगा तो ऑटोमेटिकली टाइम्स का नाम बढ़ेगा। मेरा तो यही मानना है कि अभी हमारे कोचिंग को कोई नहीं जानता है, बट जिस दिन आप जैसे बच्चे सिलेक्शन ले लेंगे उस दिन हमारे कोचिंग का नाम ऑटोमेटिकली बहुत ऊपर जाएगा। यस मैम, आई एम सेटिस्फाइड, उससे ज़्यादा, उम्मीद से ज़्यादा। ओके, बहुत बढ़िया लगा ऐसे ऐसे कमेंट आपके पढ़ के। आई एम फुल्ली सेटिस्फाइड। ओके अजीत, चलो, ये कुछ बच्चों से मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है, तो प्लीज़ आप लोग सिलेक्शन लेके खड़े उतरना मेरी उम्मीदों पे। मैम धन्यवाद इतना नॉलेज देने के लिए। ओके शुभम मैम, हम 8 जनों का ग्रुप है, आपसे जुड़े हैं टाइम्स कोचिंग पे। अरे वाह, बहुत अच्छा लगा, आपने 100% दिया, दोनों टीचर ने। बिल्कुल, टीचर हमेशा अपना 100% देने का ही मतलब पूरा करता है वादा अपना। पर अगर कहीं भी कुछ भूल चूक हुई हो हम लोगों से, कभी क्लास पोस्टपोन्ड हो गई हो, कभी कुछ हो गई हो, तो प्लीज़ वो एक नादानी समझ के माफ़ कर देना, क्योंकि हम भी ह्यूमन बींग्स हैं, कभी हो गई होगी गलती। ठीक है, चलो फाइनली बाय, बहुत जल्दी आप सिलेक्शन लीजिए। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू ऑलवेज। और बहुत जल्दी आप आइए हमारे साथ, मैंने आपको प्रॉमिस किया था जो जो बच्चा सिलेक्शन लेगा वो कोचिंग में आएगा तो मैं उसको एक टी शर्ट गिफ्ट करूँगी। तो बहुत जल्दी हम लोगों से टी शर्ट लेने आइए, और बहुत जल्दी मतलब टी शर्ट लेने आइए, और हमें बहुत खुशी होगी, जितनी ज़्यादा टी शर्ट जाएंगी उतनी ज़्यादा हमें खुशी होगी, है ना। चलो, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके बाय।